Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। 30 क्वेश्चंस हैं, एक्सपर्ट सीरीज है। जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज अगर आप ठीक से देख ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, आप बन जा रहे हो एक्सपर्ट। सीडीपी में पेपर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एनीवे, शुरू करें। बहुत बढ़िया। आप लोग जैसे जैसे आते जाएंगे कमेंट्स में बताते जाएंगे, और ये 30 सवाल सही हुए हैं या गलत हुए हैं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सुपर टेट का बैच आया हुआ है। ये जिन लोगों को नहीं पता, आपके यार दोस्त जो लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सिलेबस आया हुआ है। मेरी क्लासेस भी जल्दी ही हम लोग शुरू करेंगे, बाकी टीचर्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं, और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड ऑफर जो है इसमें चल रहा है ऑलरेडी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं करियर विल के, उनको और फर्दर डिस्काउंट है। वैसे आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 1400 समथिंग इसकी फीस है। एनीवे, ये सीटेट का बैच है जिसमें आप लोग ऑलरेडी बड़ी संख्या में हैं ही। जिसको लग रहा हो एंड मोमेंट पे नहीं, सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है सीटेट में, तो आप अगर ले रहे हैं बैच तो वो रिकॉर्डेड सेशन जो सारे लाइव हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, प्लस की नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, ये वो। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे। बाकी ये सब चीज़ें आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि ऑथेंटिक जगह कौन सी है, कहाँ आपको पढ़ना है। एनीवे, लेट्स लर्न स्क्वाड ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इस पर लास्ट क्लास की आंसर मार्क्ड पीडीएफ शेयर कर दी है जो यूट्यूब पे क्लास हुई थी, या ये वाली क्लास की भी पीडीएफ जो है आपको फ्री पीडीएफ यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, ये जब आप 135 प्लस नंबर लाएंगे या फिर आप सिलेक्शन लेंगे, जो कि आप में से कई लोग करते रहते हैं, मैं सबसे नहीं मिल पाती हूँ, बट कोशिश रहेगी कि हम लोग मिल पाएँ, तो आप तब मेल करेंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। अब आप देंगे जवाब, पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, जैसे सवाल आते हैं पेपर में वैसे ही सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, यानी अगेन कथन है, और कारण है यानी रीजन है। गर्ल्स आर इनेटली मोर प्री डिस्पोज टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स देन बॉयज। यानी सवाल है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये बात पूरी सही थी, बशर्ते यहां जन्मजात ना लिखा होता। होती है कि इसका रीजन सामाजिकरण है, सोशलाइज उनको उस तरह से किया जाता है, लड़कियों को अलग अलग कहानियां सुना करके, है ना। जैसे घर की इज्जत लड़कों के नाम पे वो आजकल चलता है ना, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि घर की इज्जत जो है बेटी के हाथ में है और प्रॉपर्टी जो है, आप समझ रहे हैं, बेटे के हाथ में है। खैर, मैं दोनों की बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ, आप अपनी मेहनत करें, अपना जीवन खुद से बनाएं, कोई बात नहीं, है ना। एनीवे, तो ये वैसी ही बात है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती हैं, जैसा कि आप तुषार शर्मा वाले केस में हमने सुना था, या हम सभी जानते ही हैं कितने सारे केसेस होते हैं कि डिवोर्स हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप डिवोर्स लेते रहें, लेकिन लड़कियों के केस में इवन एक शादी तक अगर टूट जाए, एंगेजमेंट ब्रेक हो रही है, बेसिक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो लड़की को उसका प्रभाव ज़्यादा झेलना पड़ता है समाज में, डिवोर्स का भी, लड़के के मुकाबले। तो ये जो सोशल और कल्चरल पहलुओं से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं लड़कियां, इसलिए नहीं क्योंकि जन्मजात कुछ ऐसा है, इसमें सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन का, और जो जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस उनसे रखी जाती हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्योंकि ये जन्मजात लिखा है तो हम इसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि ये कोई इनेट बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है कि गर्ल्स आर इनेटली मोर प्री डिस्पोज टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड कल्चरल फैक्टर्स। समाज और संस्कृति के द्वारा ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ेगा, हाँ पड़ता है, बस ये इनेटली ना लिखा होता, ये सही हो जाता कि वो कन्फर्म, यानी समाज में स्वीकृति जल्दी, या वो उनको कंफर्म करने की प्रवृत्ति आ जाती है कई बार, उसका रीजन समाज ही है, ये कोई इनेट रीजन नहीं है, आंतरिक कारण नहीं है। रीजन क्या है इसका, अब ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये बायोलॉजिकल या इनेट नहीं, जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती, समाज के द्वारा निर्मित है। गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर वल्नरेबल एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज, मेकिंग देम मोर लाइकली टू कंफर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। ये भी बकवास बात है। लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। ये भावनाओं को कमजोर कहना या संवेदनशील होने को कमजोर अगर हम कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो और ये भी रीजन क्या बताया, जेनेटिक। अगर ऐसा हो भी रहा है तो जैसे लड़कों को रोना, रो करके अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना बहुत बड़ा पाप है, कि लड़के अगर रोते हुए नजर आ जाएं तो उनको रोना अलाउड ही नहीं है सोसाइटी में, तो ये जेनेटिक नहीं है। और लड़कियों का रोना फिर भी कुछ हद तक नॉर्मलाइज्ड है, या कई बार ओवर नॉर्मलाइज्ड है। इसका कारण जेनेटिक्स नहीं है, आनुवांशिक नहीं है। तो दोनों ही बातें जड़ से खारिज हो जाती हैं। बोथ ए एन आर आर फॉल्स कहीं लिखा हुआ है, यस।
सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं जवाब? 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसमें भी 30% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। इतना आसान सा तो सवाल है, बस असर्शन रीजन का है इसलिए फंस गए हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर प्रॉम्प्ट्स पोस्टर मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग ड्यूरिंग अ रीडिंग एक्टिविटी। पठन गतिविधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक प्रश्न अधिसंज्ञानात्मक जांच को बढ़ावा देते हैं। यानी टीचर के द्वारा प्रॉम्प्ट किया जाने वाला कौन सा सवाल है जिससे बच्चे की मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिव्यू कर पाना, रिफ्लेक्ट कर पाना, प्लान कर पाना, अपने चिंतन पे भी चिंतन कर पाना, स्ट्रेटेजी बना पाना, ये सब मेटाकॉग्निशन है। देखिए मेटाकॉग्निशन 2 शब्दों से बना है, मेटाकॉग्निशन 2 शब्दों से बना है। और अगर मैं बात करूं मेटाकॉग्निशन की, तो ये बियॉन्ड थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी बियॉन्ड थिंकिंग कहते हैं हम इसको। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो फेसबुक का नाम बदल करके मेटा हुआ है ना, तो मेटा का मतलब है बियॉन्ड यानी परे, बियॉन्ड यानी परे या परे, परा संज्ञान कहते हैं इसको। बियॉन्ड यानी परा, किसके परे? कॉग्निशन के परे, संज्ञान के परे। मेटा कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान में क्या आता है? संज्ञान में आता है थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, जो भी काम दिमाग से होते हैं। तो दिमाग के परे या थिंकिंग के परे, थिंकिंग के परे सोच पाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और वो क्यों सोच रहे हैं ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब आप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स आपके अंदर है, आप प्लान कर पा रहे हैं कि जो एग्जाम है इसमें 130 नंबर लाने हैं, तो कैसे कैसे पढ़ूंगा, कौन सी स्ट्रेटजी होगी, प्लानिंग। इसमें 3-4 चीजें आती हैं कि आपकी प्लान करने की क्षमता, क्योंकि आप थिंकिंग पे भी भाई प्लान कब कर पाओगे जब आपको पता है इतना समय है, ऐसे प्लान किया जाएगा। प्लान कर पाना, स्ट्रेटेजाइज कर पाना, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप, रिव्यू कर पाना, कहीं बदलाव की जरूरत है तो उसमें बदलाव ला पाना, आप कैसे सोच रहे हैं, कहाँ क्या चीज आपको पसंद है, कैसे पसंद है, क्यों पसंद है, ये सब सोच पाना, यानी रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बोलते हैं इसको, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। और बच्चों में इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मेटाकॉग्निशन को लेकर के बढ़ावा दिया जाना चाहिए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। बात सही है? इतनी बात क्लियर है? तो ये मेटाकॉग्निशन के अंदर आते हैं प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग। ठीक, ये इसके एलिमेंट्स हैं एक तरह से। ठीक, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव होगा मेंटली, वहां मेटाकॉग्निशन प्रमोट हो रहा होगा। तो आपको देखना है रीडिंग की एक्टिविटी में कहां अधिसंज्ञान या परासंज्ञान आत्मक चिंतन को बढ़ावा दिया गया है। पहला ऑप्शन है विच सेंटेंस इन पैराग्राफ 2 कंटेन्स एन एडजेक्टिव, यानी एक विशेषण पैराग्राफ 2 के किस वाक्य में विशेषण है। यानी दूसरे अनुच्छेद के कोई रीडिंग यानी चैप्टर चल रहा है जिसके सेकंड पैराग्राफ की बात हो रही है, दूसरे अनुच्छेद के किस वाक्य में विशेषण है, यानी आपको पहचानना है एडजेक्टिव कहां है। आपको पता है ये संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपने पढ़ा है, उसी की बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन, सीटेड में मत पढ़ना बहुत ज्यादा क्योंकि ग्रामर ज्यादा काम की नहीं होती। व्हाट स्ट्रेटजी डिड यू यूज व्हेन यू हिट अ कंफ्यूजिंग सेक्शन इन पैराग्राफ 3, जब आप तीसरे अनुच्छेद में किसी भ्रमित करने वाले हिस्से पर पहुंचे तो आपने किस रणनीति का उपयोग किया, कैसे समझा उसको। इसका मतलब बच्चे को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, अपनी चिंतन पर प्रकाश डालना पड़ेगा। ये बात तो हमें बिल्कुल बिल्कुल मेटाकॉग्निशन की श्योरिटी देती है। हाउ डिड योर इनिशियल प्रेडिक्शन अबाउट द टेक्स्ट चेंज आफ्टर रीडिंग द मिडल सेक्शन, इसमें भी बच्चे की थिंकिंग पे जोर पड़ेगा कि जब आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा था और जब आप आगे स्टोरी में बढ़े, जैसे कई बार आप मूवी देखते हो जो अंदाजा, जो प्रिडिक्शन आपने शुरू में किया होता है या बीच में किया होता है वो एंड में नहीं होता है, एंड वैसा है ना। अंधाधुन देखिए ना, या ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो एकदम से चेंज होती हैं। तो जो आपने प्रिडिक्ट किया एक कहानी पढ़ते समय वो धीरे धीरे बदलता गया, तो ये आपने सोचा कि पहले मैं जो सोच रहा था वो कैसे कैसे बदला, इसका मतलब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है मेटाकॉग्निशन के बारे में। मेमोराइज द ग्लॉसरी टर्म्स, मेमोराइज करना कि पेज 42 पे कौन सी लिस्ट लिखी हुई है चीजों की, शब्दावली को याद कर लो। तो इसमें तो कोई मेटाकॉग्निशन, रट्टाफिकेशन में मेटाकॉग्निशन कोई भी यूज नहीं होता है। बात सही है या नहीं है? अब बताओ कि आंसर सेकंड और थर्ड होगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, बताओ। अटक गया क्या? नहीं चल रहा है, बताओ फटाफट से। फर्स्ट ऑप्शन 45% लोग कह रहे हैं, 45% लोग मार्क कर लेते हैं। अब समझते हैं क्या होगा। भाई सेकंड थर्ड को लेके हम श्योर हैं क्योंकि इसमें बच्चे का चिंतन पे जोर पड़ा है। फर्स्ट को फिर से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट को लेके हमने अभी ऐसे ही जाने दिया था कि देखेंगे बाद में, पहले
हटा लें जो काम का नहीं है और जो काम का है उसको रख लें। विच सेंटेंस इन पैराग्राफ 2 कंटेन्स, देखो इसमें पहचानना है, इसमें कॉग्निशन का इस्तेमाल है, इसमें कोई मेटा कॉग्निशन का इस्तेमाल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा कि किस सेंटेंस में किस सेकंड पैराग्राफ के विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें जो आपको आता होगा उससे आप पहचान लेंगे कि यानी रिकॉग्निशन यूज हुआ है, जो आपकी कॉग्निशन का पार्ट है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग के बारे में थिंकिंग नहीं हुई है, रिफ्लेक्ट, चिंतन मनन नहीं लगेगा इसमें कोई, जो आपको आता है उसके बेस पे आप पहचान लेंगे। अगर आपको पता है कि जो शब्द जो है संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, ये परिभाषा आपके दिमाग में होगी, आपने दिमाग का इस्तेमाल किया, वो परिभाषा याद आई, शब्द पहचाना, बात खत्म। इसमें आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया, कोई बहुत खास चिंतन नहीं लगा आपका, जो आपको आता था इसमें दिमाग का इस्तेमाल हुआ, कॉग्निशन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीजों का। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन बेहतर है यहां पर। और अगर हम फर्स्ट के साथ जाएं भी तो बाकी तीनों में फर्स्ट है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट आ कहां रहा है, 4 के साथ आ रहा है, जो कि अपने आप में नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, तो हम ये भी सीख रहे हैं कि हमें आंसर तक पहुंचना कैसे है, ऑप्शंस से भी हम कैसे एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं, और जो हमारा कॉन्सेप्ट की नॉलेज है वो तो हमें काम आएगी ही आएगी। फटाफट से बताओगे अब मुझे कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है और आपका जवाब क्या है। पोल में आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस, जब बच्चे नए अनुभव नहीं हैंडल कर पाते, विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, यानी अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जो वर्तमान स्कीमा है, उनकी जो प्रेजेंट नॉलेज है, जब उसमें कोई नई चीज फिट नहीं हो रही होती, तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट। और इस कॉन्फ्लिक्ट को, द्वंद्व को क्या कहते हैं, या कंफ्यूजन को क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, डिसोनेंस नहीं बोलते, डिसोनेंस अलग शब्दों में यूज होता है ना। डिसोनेंस भी लगभग वैसी सी बात करता है, बट प्याजे का जो टर्म है वो डिसइक्विलिब्रियम है। तो ये ऑप्शन तो हट जाता है, हम चले गए सीधा डिसइक्विलिब्रियम पे। बार बार अटक रही है वीडियो, वो शायद उसमें क्लास चलने में है, यहां से तो सब ठीक है। देखो एक बार, 84% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, देख लेते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, दे एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसको डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन कहते हैं। एंड रिजॉर्ट टू, कैसे रिजॉर्ट करते हैं, अडेप्ट करके, अडेप्टेशन में, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ, अडेप्टेशन के अंदर ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है, यानी वो या तो नया स्कीमा बनाएंगे एकोमोडेट करके, या पुराने में मॉडिफिकेशन करेंगे तब भी एकोमोडेशन होगा, नहीं तो प्रेजेंट स्कीमा में ही फिट कर लेंगे, जिसको एसिमिलेशन कहेंगे। तो एडेप्टेशन में आते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इंटरनलाइजेशन जैसी बात ये नहीं करते हैं प्याजे। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी, गार्डनर का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है, बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, ये कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी, अ स्टूडेंट हु इफेक्टिवली मीडिएट्स इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स अमॉन्ग क्लासमेट्स शोज हाई, यानी एक बच्चा है क्लास में जो बाकी बच्चों के बीच में जब लड़ाई होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है, तो वो सॉर्ट करा देता है। कुछ लोग होते हैं ना, मेरे फादर थोड़े इस तरह के थे, तो वो, कई लोग होते हैं, तो वो मीडिएटर बन के लड़ाई सॉल्व करा देता है। एक बच्चा है, बाकी क्लासमेट्स के बीच में जब भी लड़ाई होती है या उसके दोस्तों में लड़ाई होती है, तो कोई होता है उसको बुलाया जाता है। कई लोग ऐसे आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उनको पता है कि वो लोगों के साथ अच्छा डील कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी है। इंट्रापर्सनल तो वो है जो इंसान खुद को समझने में बेहतर है, फिलोसॉफिकल है थोड़ा सा, है ना। तो इंट्रापर्सनल नहीं, यहां पे इंटरपर्सनल, क्योंकि 2 या 2 से अधिक लोगों की बात चल रही है, सेल्फ की बात चल रही होती तो इंटरपर्सनल हो जाता। वेयर एज स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी क्लासिफाइज द कैपेसिटी टू अडेप्ट फ्लेक्सिबली टू अ नोवल सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में एक नई सिचुएशन में अडेप्ट करना, एक स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं इसको। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं। इंट्रापर्सनल 2 ही जगह है, बाकी दोनों ऑप्शन तो हट ही जाएंगे भाई। सेकंड और फोर्थ तो होने से रहा, क्योंकि इंटर और इंट्रापर्सनल 2 ही जगह है। अब इंट्रा काम का नहीं है तो ऑप्शन ही एक बचता है। अगर आपको बिल्कुल मन नहीं है कि आपको पता ही नहीं है स्टर्नबर्ग की थियरी क्या कहती है, फिर भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंटरपर्सनल कहीं और लिखा ही नहीं है ना। इंटरपर्सनल कहीं और लिखा ही नहीं है। तो कोई कह रहा है यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे। अभी राहुल ने मुझे बताया कि पिछली क्लास में भी ऐसे ही कहा जा रहा था, तो मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो, है ना, ऐसी कोई बात बताओ जो ना पता हो मुझे। थैंक यू सो मच वैसे आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, बट पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, इधर उधर बातें करवा लो। देखो एक बार, एनीवे फटाफट से बताओ। मैं एक बार कॉमेंट्स अटक रहे हैं इसी बात पे, कॉमेंट्स जो है। चलिए आ जाओ भाई, ऐसी बात बताओ ना जो पता ना हो इंसान को। हर व्यक्ति अपने तरीके से सुंदर है। एनीवे आ जाओ इधर देखो। तो इंटरपर्सनल
इंटेलिजेंस है, और दूसरा स्ट्रीट स्मार्टनेस, जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं स्टर्नबर्ग की भाषा में। स्टर्नबर्ग से पहले कभी कभार सवाल आ जाता था, आजकल नहीं आता है, बट यू नेवर नो कब आ जाए। तो एक बार स्टर्नबर्ग की थियरी भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 प्रकार की इंटेलिजेंस वो बात करते हैं स्टर्नबर्ग। गार्डनर जो है वो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात करते हैं। यार कॉमेंट्स बार बार अटक जा रहे हैं, मेरे कॉमेंट्स चलते रहते हैं तो लगता है कि हाँ सब ठीक चल रहा है। एनीवे, तो एक बार स्टर्नबर्ग की थियरी भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टर्नबर्ग की थियरी का नाम है ट्रायआर्किक थियरी। प्रीवियसली सीटेट में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो यू नेवर नो। इस थियरी का नाम है ट्रायआर्किक थियरी। ट्रायआर्किक मतलब 3 आर्क हैं इसमें, त्रिबुद्धि सिद्धांत भी बोल देते हैं। इंटेलिजेंस की ही थियरी है, जैसे गार्डनर की इंटेलिजेंस की थियरी है, वो 8 प्रकार की बुद्धि बताते हैं, ये 3 प्रकार की बुद्धि बताते हैं, है ना। स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग नाम है। पीसीए से मैं इसको याद कराती थी जब आता था ये, बहुत ही पुराने वीडियोस में आपको जाना पड़ेगा, कम से कम 5-7 साल पुराने, है ना। अब इतने नए नए तो हम हैं नहीं कि किसी और का एग्जाम्पल देना पड़े। देखिए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल को ही ये स्ट्रीट स्मार्टनेस, जुगाड़ करने वाले लोग, या जो पूरी आपकी बाइक स्कूटी ये सब खोलते हैं, या सोसाइटी में इंटरेक्ट करना हो, यारी दोस्ती हो, ये सब फिजिकली जो बिहेवियरली सिचुएशंस को मैनेज करना हो, ये सब जो है डील कर लेते हैं। ये कौन से वाले लोग हैं? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में बेसिकली बहुत ही बेहतरीन दिमाग इनका चलता है। इसको कॉन्टेक्चुअल भी कह सकते हो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये कुछ ना कुछ फंडा निकाल के जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक। फिर आती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव यानी कुछ नया सोच पाना, लेकिन नया सोच पाना यानी इसको एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया क्रिएट कर पाना, ये बिहेवियर में, सोसाइटी में, लोगों में ज्यादा है, ये कुछ नया करने से संबंधित है। इनके 2-2 नाम है ना, एक और एक्स्ट्रा नाम है। और एनालिटिकल है, जिसको कॉम्पोनेंशियल कहते हैं, ये पढ़ाई लिखाई वाले टाइप के लोग होंगे। कॉम्पोनेंशियल, थियोरेटिकल चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। कॉम्पोनेंशियल, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। चलिए खैर आगे बढ़े। क्वेश्चन, इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं आएगा, किसी के मन में कभी आ रहा हो, क्योंकि वो इसमें सिर्फ भाषा नहीं लगेगी, आपको दूसरे को समझना भी पड़ेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। 3 लोग हैं, तीनों में सुलह करानी है, तो तीनों की बात को समझ करके एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ भाषिक समझ नहीं लगेगी, उसके लिए दूसरे की भावनाओं को समझने की भी समझ लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए लिंग्विस्टिक नहीं था जो 4th ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। मॉक टेस्ट में 75 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फाइनल पेपर में ज्यादा ही आएंगे। बहुत ज्यादा चिंता करने से अच्छा है, या मॉक टेस्ट के नंबर गिनने से अच्छा है कि आप रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। फ्री नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, है ना। अभी जरूरी ये सब ज्यादा है, क्योंकि वो तो जितने नंबर आएंगे आएंगे। फिर बस इतना कर लो कि पेपर छूटे ना, उसके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। बाकी मॉक टेस्ट की अभी बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व है समझने का, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। मॉक टेस्ट के नंबर एनालाइज करना उतना जरूरी अभी नहीं है। जो पहले से तैयारी करता आ रहा है वो कर सकता है ये काम। 4th ऑप्शन, चलिए खैर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन। सामाजिक संचार या सामाजिक संवाद में या संप्रेषण में चुनौतियां किसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी बोलते हैं। देखिए, एडीएचडी भी एक डिसऑर्डर है जिसमें अटेंशन की कमी होगी, बच्चा बहुत देर तक एक टास्क पे टिक करके नहीं बैठ पाएगा। तो पार्ट्स में तोड़ देना है आपको टास्क को। 30 मिनट का एक साथ टास्क देने की बजाय 5-5 मिनट के आप 6 स्लॉट बना सकते हो, है ना। और ये बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होगा। इसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर एक्टिविटी की, इंपल्सिविटी की प्रॉब्लम है, और अटेंशन की कमी की प्रॉब्लम है, ठीक है। ज्यादा देर एक चीज पे ध्यान ना लगाने की प्रॉब्लम है। सेरेब्रल पाल्सी में आपको बोलेगा कि ब्रेन से रिलेटेड जो है आपकी जीरो मूवी की अनुष्का शर्मा याद कीजिए कि मूवमेंट संबंधित दिक्कत होगी। कुछ ब्रेन से रिलेटेड एग्जांपल देगा आपको। लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो ये तो एक ऐसा टर्म हो गया जिसमें तो सब आ जाएगा। इसमें डिसलेक्सिया भी आ जाएगा, डिस्फेजिया भी आ जाएगा, है ना, डिस्ग्राफिया भी आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ऑप्शन चूज करना हो तो कम्युनिकेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, एएसडी बोलते हैं, या सिर्फ ऑटिज्म भी लिखा होता तो बात बन जाती, है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म में कम्युनिकेशन की, आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम होती है। बच्चा जो है आपकी तरफ बार बार आई कांटेक्ट करके नहीं डिस्कशन कर पाएगा, नीचे आंखें करेगा, रेपिटेटिव वर्ड्स होंगे, बार बार रिपीट करेगा, है ना। अभी कल ही हमने एक मूवी देखी, कौन सी, आवारापन 2। आप मत जाइएगा, आपका पेपर है ना, तो अभी लगी हुई है।
तो उसमें एक कैरेक्टर है जिसको ऑटिस्टिक दिखाया गया है। तो वो आपने और भी मूवीज जैसे माय नेम इज खान में जो है शाहरुख खान है, तो उनको आई एम नॉट श्योर कि ऑटिज्म है, बट कोई और डिसेबिलिटी, लेकिन वो भी आई कांटेक्ट नहीं करते और रेपिटेटिव हैं अपने शब्दों में, है ना। स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर कहते हैं उसको, या रेपिटेटिव बिहेवियर कहते हैं, बार बार सेम बात रिपीट करना, और कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा रूटीन में चेंज इनको पसंद नहीं है। रूम में अगर चीज़ें इधर उधर होती हैं तब भी इनको दिक्कत होती है। तो रूटीन ये लोग ठीक से फॉलो कर लेते हैं जिन बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, या सितारे जमीन पर में भी एक बच्चे को ऑटिज्म दिखाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE एंड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दक्षता आधारित शिक्षा, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, कि बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाना है आपको, कि भाई वो तीसरी कक्षा तक, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 3rd क्लास तक आते आते बच्चा रीडिंग में, राइटिंग में और बेसिक कैलकुलेशन में कॉम्पिटेंट बन जाए। ऐसे अलग अलग टारगेट्स हो सकते हैं कि वो अलग अलग स्किल्स में महारत हासिल कर ले, या कॉम्पिटेंस उसके अंदर डेवलप हो जाए बाय अ सर्टेन एज और क्लास। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। और CCE तो पता ही है आपको, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी बच्चे को सतत भी, कॉन्टिन्यूअस भी हो आपका आकलन, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, करिकुलर और को करिकुलर एरियाज में, दोनों में उसका आकलन होना चाहिए। अब इसमें 40% लोग 3rd ऑप्शन कह रहे हैं। देखो पूछा है क्या नहीं होगा, सिंपल समझ जाओ, ये दोनों चाइल्ड सेंटर्ड बातें बच्चे के पक्ष में रहेंगे, चाहे CCE हो चाहे CBE हो। जो बच्चे के पक्ष में नहीं है वो जवाब गलत हो जाएगा, आपको गलत चाहिए ना। तो CBE शिफ्ट्स इंस्ट्रक्शनल फोकस फ्रॉम टाइम बाउंड सिलेबस की बजाय ये जो कोर कॉम्पिटेंसीज है मास्टरी लर्निंग पे फोकस करेगी, कि भाई बच्चे को मान लो 9 साल तक की उम्र तक जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है आपका NCF भी कहता है, उसके तहत पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इसमें सिलेबस टाइम बाउंड नहीं है, एक सर्टेन एज तक सर्टेन स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएं। बात तो सही है। CCE तो यहां भी बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन गलत क्यों होगा भाई। CCE यूटिलाइजेस ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट एविडेंस टू एडजस्ट टीचिंग। हाँ, टीचिंग स्ट्रेटजी आप एडजस्ट कर सकते हो, बच्चा यहां भी एक्टिव है, बच्चे के पक्ष में है, जो बात बच्चे के पक्ष में वो सही है, गलत क्यों होगी वो। CBE मैंडेट्स दैट ऑल लर्नर्स इन अ गिवन ग्रेड अचीव टारगेट कॉम्पिटेंसीज विद इन आइडेंटिकल टाइम फ्रेम्स। सबके लिए सेम टाइम फ्रेम नहीं, बच्चा भाई जिसकी पढ़ने पे मान लो स्किल बेहतर हो गई है पढ़ने की, तो उसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे, सबके लिए सेम टाइमलाइन थोड़ी बनाएंगे, है ना। किसी बच्चे को मान लो जोड़ना नहीं आता तो उसको भाग थोड़ी सिखाओगे भाई, जिसको एडिशन नहीं आता पहले उसको एडिशन समझाओगे, जिसको बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आता है उसको मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेकर के जाओगे। तो सबके लिए सेम चीज नहीं रखनी है, ये बात तो सही है। फिर और क्या हो सकता है। CCE व्यूज लर्नर मिसकंसेप्शंस एज कंस्ट्रक्टिव डायग्नोस्टिक एंट्री। हाँ, ये फीडबैक है बच्चे के लिए। तो गलत क्या हो जाएगा कि सबके लिए सेम टाइमलाइन है, वो गलत है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, इसलिए 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत यही है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ये बात तो एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, यानी रचनावादी दृष्टिकोण में, आपका पेपर सीटेट का रचनावादी दृष्टिकोण को बहुत महत्व देता है, क्योंकि बच्चा इसमें रचनात्मक होता है, एक्टिव होता है। पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर इसी से बिलोंग करते हैं। तो बच्चा एक्टिव है तो रचनावाद पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस करना है, ना कि बिहेवियरिज्म पे। यानी व्यवहारवाद जो है वो लगभग बच्चे को पैसिव कर देता है, कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिव है। व्यवहारवाद रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, उससे आपको बचाना है बच्चे को, वो नेगेटिव ऑप्शंस हैं जहां भी आपको पेपर में नजर आ रहे हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है सिखाने का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू मतलब बच्चा एक्टिव होगा, पैसिव नहीं हो सकता बच्चा कभी भी कंस्ट्रक्टिविज्म में। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल इवेंट्स, यानी निष्क्रिय होते हैं। नहीं भाई आप अपने एनवायरमेंट में एक्टिव होगे, निष्क्रिय नहीं, ये बच्चों को निष्क्रिय नहीं मानेगा। रचनावाद है ना, नाम ही रचनावाद है, तो बच्चे की रचना करना, मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चे का एक्टिव होना, रियल लाइफ एग्जांपल्स। इंडिविजुअल्स आर कंडीशनड, कंडीशनिंग जो है व्यवहारवादी व्यू पॉइंट है, आदत डलवा दो, रिपीट करा दो, मेमोराइजेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सब नेगेटिव है और ये सब कंडीशनिंग से जुड़े हुए हैं। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, बच्चा यहाँ पे एक्टिव है सबसे ज्यादा, कि जो बच्चे की प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है उसका विस्तार हो रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, यानी बच्चे की थिंकिंग स्किल्स या उसका एक्टिव होना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस ऑन द ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट बच्चे को व्यवहारवादी ही मानते हैं, कोरी तख्ती नहीं है बच्चा कोई, बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, ऐसा पियाजे कहते हैं। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी तीनों नेगेटिव हैं, एक ही बात सही है कि रचनावाद में बच्चा एक्टिव होगा, सबसे ज्यादा एक्टिव यहां होगा जब बच्चे की जो
करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होगा, जो आप जानते हैं उसको बेहतर बनाया जा रहा है या उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है, वो बच्चे को एक्टिव रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है। अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू प्रिडिक्ट, क्वेश्चन, क्लैरिफाई एंड समराइज। कुछ याद आया? PQCS, ये 4 स्टेप्स किस में होते हैं याद करो। इन अ स्मॉल ग्रुप्स, इन अ स्मॉल ग्रुप या ग्रुप्स, इन स्मॉल ग्रुप्स, देन यूजेस अ वीडियो बेस्ड रियल लाइफ स्टोरी टू टीच कॉन्सेप्ट्स। मतलब पहले बच्चे को एंगेज कराया है किसमें? प्रिडिक्शन में, यानी पूर्वानुमान, प्रश्न पूछने में, स्पष्टीकरण, फिर सारांशीकरण देना। इसके बाद यानी पहले रेसिप्रोकल टीचिंग का इस्तेमाल किया है और फिर एक वीडियो दिखाई है, वीडियो बेस्ड रियल लाइफ स्टोरी के द्वारा पढ़ाया गया है, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करके। तो क्या होना चाहिए इसमें जवाब? देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग तो आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल टीचिंग 3 जगह लिखा हुआ है, लगभग हर ऑप्शन में रेसिप्रोकल टीचिंग है, बट पहला ऑप्शन रेसिप्रोकल टीचिंग चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन, क्लैरिफिकेशन, समराइजेशन, ये सब हम प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, ये आता है रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर। तो पहला ऑप्शन रेसिप्रोकल टीचिंग आपको या तो सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है या फोर्थ में। चलो भाई ठीक है। टू एंकर्ड इंस्ट्रक्शन, एंकर्ड मतलब सपोर्टेड है, किसके माध्यम से? वीडियो के माध्यम से। तो सपोर्ट मिल रहा है वीडियो के माध्यम से, बात तो सही है। फिर भी बाकी दूसरा इंक्वायरी बेस्ड नहीं है। देखो इंक्वायरी के लिए फिर वीडियो बेस्ड नहीं होता, बच्चों को फील्ड वर्क करने को, कोई खुद से एक्सप्लोर करने को, खुद से फ्री छोड़ते कुछ करने के लिए, तो इसलिए सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ही यहां जायज बात कह रहा है कि एंकर्ड इंस्ट्रक्शन बाद में दी गई है और रेसिप्रोकल टीचिंग पहले, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। इंक्वायरी बेस्ड कैसे आ जाएगा? इंक्वायरी नहीं है, ये PQCS जो है, ये 4 स्टेप्स हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की, जिसकी बात वाइगॉत्स्की करते हैं कि बच्चे भी एक्टिव हैं ग्रुप्स में और टीचर भी। जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, रीडिंग में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चे ग्रुप में प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे कहानी में क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर क्लैरिफाई कर रहा है, तो प्रिडिक्शन, क्वेश्चंस, फिर क्लैरिफिकेशन, देन समराइजिंग, जो भी चैप्टर में पढ़ा है उसका सारांश बताना। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज। वे व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें कोई संस्कृति किसी विशिष्ट लिंग के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें जेंडर रोल कहते हैं। सिंपल बात है। GS लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एंड आर व्हाट? जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं भाई, सामाजिकली निर्मित है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। आपके जो लिंग है एक सामाजिक संरचना है, जेंडर लिखा हो तो सामाजिक संरचना, सेक्स लिखा हो तो बायोलॉजिकल संरचना है। बात सही है? एनीवे देखिएगा फटाफट से। तो जेंडर रोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कल्चरली निर्मित हैं या सोसाइटी के द्वारा डिफाइंड हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन में ही कहा गया। कितने लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं? 62% लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से समाज बनाता है ना, सारे जेंडर सारे समाज में या सारे कल्चर्स में सेम एक्सपेक्टेशन तो नहीं है महिलाओं से, है ना। कहीं किसी समाज में बुर्का एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे, किसी समाज में हो सकता है कि वो बिकनी पहन करके घूम रही हो, और किसी समाज में हो सकता है वो नॉर्मल सूट सलवार पहन करके घूम रही हो, या व्हाटएवर। ये तो कपड़ों की बात रही, उनकी संस्कृतियां, उनके काम और भी बहुत सारी चीजें। तो ये समाज द्वारा निर्मित है। जेंडर रोल्स जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं होते, समाज निर्मित करता है और समाज से जुड़ा हुआ है कल्चर। तो ये जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी वो है जैसे आप खुद को देखते हैं। जो एक्सपेक्टेशन समाज तय कर रहा है वो जेंडर रोल्स हैं। और जब ये बिल्कुल इनको बिलीफ मान लिया जाए, यानी यही मान लिया जाए कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, तो समझ जाओ फिर वो स्टीरियोटाइप की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये जो जेंडर रोल्स हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इनमें, कि खाना मम्मी भी बना सकते हैं, पापा भी बना सकते हैं। तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करनी है आपको एज अ टीचर। जेंडर रोल फिक्स नहीं करने हैं। अगर जेंडर रोल रिजिड हो जाएंगे तो फिर वो स्टीरियोटाइप बन जाएंगे, रूढ़िबद्ध हो जाएंगे फिर वो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कमेंट्स ऑन अ स्टूडेंट्स एसे ड्राफ्ट अलाइंस विद कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक या ग्रोथ माइंडसेट। किसी छात्र के निबंध प्रारूप पर, यानी किसी बच्चे ने एक एसे लिखा है, उसके ड्राफ्ट पर टीचर की या शिक्षक की कौन सी टिप्पणी है जो रचनावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है, यानी कौन सा फीडबैक है जो बच्चे में कुछ अच्छा परिवर्तन या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेकर के आएगा, जिससे बच्चा इंप्रूव कर सके, अपने अंदर ग्रोथ उसके अंदर आ सके। कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड ही अपने आप में पॉजिटिव है, यानी कुछ रचना की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन 56% लोग कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। योर चॉइस ऑफ मेटाफर्स इन पैराग्राफ 2 क्रिएट्स पावरफुल इमेजरी, ट्राई रीस्ट्रक्चरिंग पैराग्राफ 4 टू कनेक्ट बैक टू योर मेन थीसिस।
यानी दूसरे अनुच्छेद में यानी सेकंड पैराग्राफ में जो आपने जिन मेटाफर्स का रूपकों का चयन किया है वो बहुत बेहतरीन है। और चौथे पैराग्राफ को ऐसे लिखा है ना बच्चे ने कि फोर्थ पैराग्राफ में आप देखो कि फिर से क्या किया जा सकता है, कनेक्ट करना है वापस से सेकंड से। इसका मतलब बच्चा यहाँ एक्टिव होगा, उसकी थिंकिंग पे जोर पड़ेगा। जिस ऑप्शन में बच्चा मेंटली एक्टिव है मतलब बात बढ़िया है। ठीक, फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक हो गया, बच्चा एक्टिव है, क्योंकि जैसे ही आपको, वैसे भी ये 99% क्वेश्चंस में आपकी ये ट्रिक लग जाती है कि आपको बच्चा एक्टिव रखना है, बात खत्म हो गई। बच्चा एक्टिव होना चाहिए ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, यू हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर राइटिंग, योर स्कोर ऑफ 98% इज द हाईएस्ट इन द ग्रेड। सारी क्लास में तुम्हारा जो 98% के अंक हैं वो सबसे ज्यादा है। तो दूसरों से कंपेरिजन बकवास बात, खुद से कंपेयर करना है बच्चे को। ठीक है, कि उसकी पिछली परफॉर्मेंस से वो आज बेहतर हुआ है कल से या नहीं, ये महत्वपूर्ण है, ना कि वो दूसरों से बेहतर कितना हुआ है। समझ रहे हो? दिस ड्राफ्ट लैक्स प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्लीज रीराइट इट क्लीनली। कि इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है और इसको साफ लिखो। तो इसमें सीधा बच्चे में कमी निकाल दी आपने, ये नहीं बताया कि क्या इसमें कैसे परिवर्तन करे। जो कि पहला ऑप्शन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा व्यापक है, इंक्लूसिव है अपनी अप्रोच में, जिससे एग्जैक्टली पता लगेगा बच्चे को कि कहां और कैसे वो बेहतर हो सकता है। उसकी बेहतरी भी बताई है और फीडबैक भी दिया है। एक्सीलेंट वर्क, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। देखो इससे ना कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं हो रहा, इससे ये रिवॉर्ड पनिशमेंट वाली बात हो गई, जो रचनावाद नहीं करता, व्यवहारवाद करता है। रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, दूसरों से कंपैरिजन की, ये फालतू फालतू बातें हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर यहाँ पे, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और पढ़िए। असर्शन है यानी कथन है, यूटिलाइजिंग स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म रेफरेंस रूब्रिक्स ड्यूरिंग ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क्स एनहेंसेस स्टूडेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी निरंतर रचनात्मक आकलन कार्यों के दौरान मानकीकृत मानक संदर्भित रूब्रिक्स यानी पैमाने स्केल्स का उपयोग करने से छात्रों की आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो बच्चे को दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में देखता है कि आप यूपीएससी में देख रहे हैं किसी की रैंक 1 आई है, रैंक 2 आई है, तो इसका मतलब नॉर्म रेफरेंस है वो। सीटेट में देख रहे हैं कि 90 मार्क्स ले आओ, 60% आगे, ये क्राइटेरियन रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ एक क्राइटेरिया है जब दूसरों से कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि डीट प्लस बी में होगा, केंद्रीय विद्यालय में होगा, सुपर टेट में होगा, जहां फाइनल नौकरी आपको मिल रही होगी, तो वहां क्राइटेरिया पे फोकस नहीं होगा। तो ये नॉर्म रेफरेंस में दूसरों से कंपैरिजन होता है, और जहां, और इसमें स्टैंडर्डाइज तो है ही है। तो नॉर्म रेफरेंस में फॉर्मेटिव का इस्तेमाल नहीं होता, वो समेटिव है, योगात्मक है, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट ला करके दे रहा है और दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है, डायग्नोज नहीं कर रहा। फॉर्मेटिव में बच्चा एक्टिव पाया जाएगा, ऐसे फाइनल रिजल्ट की बात नहीं होगी, कितने परसेंट आए नहीं आए, है ना, तो ये बात ही गलत है। रीजन क्या है इसका, कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स रिलेटिव रैंक अगेंस्ट क्लास एवरेजेस प्रोवाइड्स क्लियर डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू ब्रिज इंडिविजुअल लर्निंग गैप्स। ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से नॉर्म रेफरेंस के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर हम यूज करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता, वो फाइनल समेटिव नहीं है, वो योगात्मक नहीं है, फाइनल टेस्ट नहीं है जिससे आपको रैंक का पता चल जाए। तो एक तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के लिए आप नहीं यूज कर सकते फॉर्मेटिव को, समेटिव यूज होगा। दूसरा, ये जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है इससे डायग्नोज नहीं होता, कुछ गैप का पता नहीं लगता, गैप पता लगाने के लिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों ही बातें गलत हो गई यहाँ पे, दोनों ही बातें गलत हो गई हैं यहाँ पे। और ये जो है आपका बोथ एन आर आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन, कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं। जब पोल हो तो मत बताया करो, मैं देख लूंगी सामने, है ना, जब पोल चला जाए तब बताओ। एनीवे चलिए खैर, तो ये फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें हमें समझ में आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण कौन सा होता है, जो बड़ी संख्या में, जहां लोग कम से कम पेपर दे रहे हो, जैसे आपका बोर्ड के एग्जाम्स हैं, नीट जेई की परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा है, यूपीएससी का एग्जाम है, ये सब मानकीकृत परीक्षण है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं वो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये तीन मुख्य विशेषताएं। रिलायबिलिटी मतलब सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए, बार बार रीचेकिंग करो तब भी। ऑब्जेक्टिविटी यानी मल्टीपल लोग भी रीचेक करें तब भी सेम ही आए, है ना। और आपका वैलिडिटी यानी जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसी पर्पज को फुलफिल करे, यानी सीटेट का पेपर में सीबीएसई का सिलेबस नहीं होना चाहिए, या सीबीएसई का पेपर ना आ जाए सीटेट का सिलेबस सीटेट के एग्जाम में। यानी सीटेट का एग्जाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए है, अगर वैसे ही सवाल उसमें आते हैं तो वो
वैलिड है, नहीं तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा। ये यूपीएससी के एग्जाम में सिर्फ सीटेट लेवल के क्वेश्चन आने लगे तो वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर वो वैलिड नहीं है। एग्जाम जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। अच्छा, इनके प्रकार कैसे होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हमने इनकी विशेषताएं समझ ली अभी। वैलिडिटी होती है वैधता, जिस पर्पस के लिए बनाया है उसको फुलफिल करता है या नहीं। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, सेम रिजल्ट बार बार आ रहा है या नहीं। वैलिडिटी, मल्टीपल एग्जामिनर अगर रीचेक कर रहे हैं तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं, उसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। वैलिडिटी तो हमने डिस्कस कर लिया, आज दिमाग पता नहीं कहाँ है। ऑब्जेक्टिविटी, तो ये 3 मुख्य गुण हैं। नॉर्म रेफरेंस जहां दूसरों से कंपैरिजन होगा, और क्राइटेरियन रेफरेंस जो डायग्नोस करने के लिए या कमी पता लगाने के लिए या मास्टरी कितनी हुई है हासिल, उसके लिए क्राइटेरियन रेफरेंस होता है। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही क्राइटेरियन और नॉर्म से याद रखेंगे। नॉर्म रेफरेंस का सीधा उदाहरण है केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, क्योंकि यहां दूसरों से बेहतर नहीं किया तो नंबर, मतलब दूसरों के कंपैरिजन में देखा जाएगा ना, रैंक बन रही है। जैसे सीटेट में कोई टॉपर नहीं होगा, यहाँ रैंक नहीं बन रही, कितनी मास्टरी हासिल हुई है। 140 नंबर जो लाया, इसका मतलब वो उसने मास्टरी हासिल किया पूरे सिलेबस पे, है ना। तो गैप कहाँ रह गए ये सब पता चलेगा इससे। तो गैप के लिए, मास्टरी हासिल होने के लिए ये क्राइटेरियन रेफरेंस का इस्तेमाल होता है, और रैंक या फिर दूसरों से कंपैरिजन के लिए नॉर्म रेफरेंस का। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये दोनों ही बातें गलत थी इसके बारे में, इसलिए यहाँ पे हम दोनों फॉल्स के साथ चले गए। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। ये लगभग आसान सा सवाल लगेगा आपको, थोड़ा जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेती हूँ, ठीक है बात। चलिए फटाफट से बताएंगे। अब तो जितने सवाल आप डिस्कस कर लोगे उतना अच्छा है। और मैराथन सेशन संडे की जगह मैं सोच रही हूँ मंडे ले लेती हूँ, 24 तारीख को, सीडीपी का। बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे फिर हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के, ये वो, लेकिन एक बड़ा सेशन देख लेते हैं कि मंडे अगर सब ठीक रहा, मुझे दिक्कत नहीं रहेगी माइग्रेन की, तो आप मंडे तैयार रहिएगा। हो सकता है कि 8 बजे से शाम को शुरू कर दें, क्योंकि 2-3 घंटे का सेशन तो होगा ही अगर सीडीपी का पूरा डिस्कशन करते हैं तो, एक मतलब रिवीजन टाइप। चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास की, बौद्धिक विकास की जो थियरी है पियाजे की, 4 स्टेजेस की बात की है। क्या सही होगा? प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नहीं भाई, वो ये थोड़ी कह रहे हैं बच्चा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही तो लर्निंग करेगा, पूर्व ज्ञान को तो महत्वपूर्ण मानेंगे पियाजे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैचुरेशन डू नॉट प्ले। नहीं भाई, मैचुरेशन तो वो कहते हैं जेनेटिक्स जो है, जीन्स आपके महत्वपूर्ण है, परिपक्वता हेरिडिटी से ही जुड़ी हुई है, हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं पियाजे। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। वो जिस स्तर पे है, जिस उम्र में है और जितना उसकी परिपक्वता संज्ञानात्मक क्षमता विकसित हुई है, उस लेवल की चीजें आप उसको सिखा पाएंगे। इसलिए प्री ऑपरेशनल जो लेवल है उसके लिए बच्चे को अलग टास्क दिए जाएंगे, कॉन्क्रीट के लिए अलग, सेंसरी मोटर के लिए अलग, फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए अलग। टेक्स्ट रीडिंग शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपीरियंस के ऊपर रीडिंग को प्रायोरिटाइज करो, नहीं, वो एक्सपीरियंस को महत्वपूर्ण ज्यादा मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये कहता है अ टीचर इंट्रोड्यूसेस वीकली रिफ्लेक्टिव जर्नल्स वेयर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू 3 प्रॉम्प्ट्स। एक वीकली डायरी बनाई जा रही है जिसमें बच्चों को चिंतनशील रहना है, तो वहां पे 3 प्रॉम्प्ट्स हैं, 3 पॉइंट्स में बात कही गई है, आपको पहचानना है कि ये एक्टिविटी क्या विकसित करेगी बच्चों में। तो पहला प्रॉम्प्ट क्या है? व्हाट कॉन्सेप्ट वाज मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मी दिस वीक। इस हफ्ते जो हमने पढ़ा, सबसे मुश्किल या सबसे ज्यादा कठिनाई मुझे कहाँ हुई, कहाँ फेस करने को पड़ी, ये बच्चा खुद से सोच पा रहा है, ऐसा सवाल है। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी, यानी सेकंड सवाल आ गया अब, विच लर्निंग स्ट्रेटेजी या सेकंड प्रॉम्प्ट कह लो इसको आप, विच लर्निंग स्ट्रेटेजी हेल्प्ड मी मेक सेंस ऑफ इट। किस लर्निंग स्ट्रेटेजी ने मुझे मदद की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड व्हाट स्टेप विल आई टेक नेक्स्ट टू क्लैरिफाई रिमेनिंग कंफ्यूजन। अगला स्टेप क्या होगा मेरा, अगर जहां जहां मुझे कंफ्यूजन है या जहां मेरे नंबर कम आए, मान लो मैंने मॉक लगाया, तो कहां पे क्लैरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है, मैं क्या पढ़ूं, क्या रिवाइज करूं, किस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझूं जहां अटक रहा हूं। इसका मतलब बच्चा मेंटली एक्टिव है यहां। तो यहां पर पूछा जा रहा है इंटरनल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक कंप्लायंस विद टीचर डिसिप्लिन, शिक्षक के अनुशासन का बाहरी अनुपालन है इस एक्टिविटी में। नहीं भाई, बच्चा खुद से एक्टिव है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी यहाँ पे। मेटाकॉग्निशन, एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया पे जोर पड़ रहा है, उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है, यानी प्रकाश डालना पड़ रहा है, जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो पढ़ा, जहां कमी रह गई,
प्लान, रिव्यू, स्ट्रेटजाइज, रिफ्लेक्ट, ये सब हो रहा है, ठीक है। ट्रैकिंग ऑफ एकेडमिक अटेंडेंस, अटेंडेंस की तो बात ही नहीं हुई, रोड प्रिपरेशन की, रट्टाफिकेशन की बात ही नहीं हुई, तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फिजा एक बच्ची है, तो फिजा एनालाइजेस दैट शी हैज मोर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग टॉपिक एक्स देन इन लर्निंग टॉपिक जी, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन टॉपिक जी या जेड कह लीजिए आप, एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन टू इट। भाई फिजा एक बच्ची है जिसने विश्लेषण करने पे, एनालिसिस करने पे ये पाया कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स टॉपिक एक्स में आई। जैसे आपको भी लगता होगा कि नहीं हमें कोलबर्ग में प्रॉब्लम है, किसी को लगेगा नहीं कोलबर्ग तो समझ आ गया, प्याजे में प्रॉब्लम है ना, या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, या हिंदी में प्रॉब्लम है, एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन, तो उसको समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट सीडीपी में ज्यादा बन रहा है, मान लो मैथ्स पेडागोजी में कम बन रहा है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन टू इट, जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें आप फोकस भी ज्यादा पे, अटेंशन भी ज्यादा पे कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डिस्क्राइब्स फिजाज एबिलिटी टू एनालाइज हर ओन थिंकिंग। भाई कौन सी एक एबिलिटी है, कौन सी वो क्षमता है जिसकी वजह से फिजा अपनी ही थिंकिंग को एनालाइज कर पा रही है, यानी अपने ही चिंतन पे चिंतन कर पा रही है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन। अब होपफुली आज के बाद आप मेटाकॉग्निशन का एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, 3 सवाल करा दिए मैंने मेटाकॉग्निशन के आज। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, खुद के ही चिंतन पे रिफ्लेक्ट कर पाना, चिंतन मनन कर पाना, प्रकाश डाल पाना, ये मेटाकॉग्निशन है। अपने ही थिंकिंग, अपने ही पैटर्न्स को समझ पा रही है फिजा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, व्हेन सॉल्विंग अ मल्टी स्टेप प्रॉब्लम, यानी मल्टीपल स्टेप्स हैं एक प्रॉब्लम में, कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो सकता है, a student systematically decomposes the problem into smaller sub goals and checks whether intermediate answers align with the final target. This strategy is termed as, बहु चरण वाली समस्या, यानी मल्टीपल स्टेप्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे एग्जाम पास करने में हो सकते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं भाई, 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाएंगे, 90 नंबर तक पहुंच पाएंगे तभी, या एटलीस्ट 90 नंबर चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है एक। तो आपका टारगेट है नहीं यार मुझे ना 120 लेकर के आने हैं, अब 120 आपका टारगेट है, इस टारगेट को आपने, फाइनल टारगेट को आपने पार्ट्स में तोड़ लिया कि अच्छा 120 कैसे आएंगे, सीडीपी में ऐसे पढ़ाई करनी है, इसमें ऐसे करनी है, इसमें ऐसे करनी है, सब गोल्स बना लिया आपने, इसको बोलते हैं मीन्स एंड एनालिसिस। 58% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, ये ओपन एंडेड एनालिसिस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, एक ही टेक्निक है, बाकी तीनों का तो कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे, जो एक मतलब एक ही तरीका नहीं है, वैसे एल्गोरिथम भी होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की जब बात आती है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी काम आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, मीन्स एंड एनालिसिस, यानी फाइनल गोल को टुकड़ों में तोड़ के देख लो, इसको मीन्स एंड एनालिसिस कहते हैं, काम आएगा पेपर में, 1 नंबर में जरूर आएगा, या तो मीन्स एंड एनालिसिस आ जाएगा। बेसिकली आता क्या है, वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके या स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, PS लिख लो, एक आता ही आता है इसमें सवाल। तो प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ना, या एनालॉजी, यानी कोई समान समस्या पहले सॉल्व की हो वैसी वही तरीका अपना लो, जैसा पास्ट में कोई वैसी, मान लो पास्ट में आपकी गाड़ी नहीं चल रही थी, आपने धक्का मारा चल गई, इस बार भी इस तरह की कोई समस्या आई, बाइक में धक्का मारा चल गई, तो लगभग सेम सिमिलर प्रॉब्लम थी, आपने वही थिंकिंग फंडा यूज कर लिया। पार्ट्स में तोड़ना किसी प्रॉब्लम को, मीन्स एंड एनालिसिस जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा गोल है उसको पार्ट्स में तोड़ लिया, मीन्स एंड एनालिसिस, कि किस गोल तक पहुंचना है, उसके साधन क्या होंगे, उसको मीन्स कहते हैं। ठीक, और क्या होगा भाई इसमें, और आ जाएगा आपका एनालॉजी हो गया, इसके अलावा आपका पार्ट्स में तोड़ना हो गया, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा, पहले से प्रीफिक्स्ड है जैसे मैथ्स वगैरह के फॉर्मूले में। ह्यूरिस्टिक होता है, जुगाड़, फंडे, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा क्या आती है, दो, या तो इन्हीं विचार में से एक ऑप्शन दे देगा आपको, एक क्वेश्चन कम से कम आता है, या फिर फंक्शनल फिक्सनेस दे देगा, फंक्शनल फिक्सनेस बाधा है, मेंटल सेट बाधा है, बैरियर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और बैरियर्स कौन से हैं, बाधा कौन से कारक बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये जो लिखे हुए हैं, ये जो दोनों हैं, फंक्शनल फिक्सनेस और मेंटल सेट के रिस्पॉन्स सेट भी कहते हैं इसको, एक ही तरीके पे आप अटके हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बस असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू यही कह देते हैं हर बार, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस बन जाएगी कि आप समझ नहीं रहे हैं कि फ्रेश सवाल है। ठीक है ना, तो ओपन एंडेड एनालिसिस से कुछ होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ओपन एंडेड एनालिसिस में आप गोल नहीं रखेंगे, फिर वो तो ओपन ही है, किसी कंक्लूजन पे देखेंगे, पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, चर्चा होती है, जैसे दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं मान लो दोस्त, तो वो किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, वो मैटर नहीं करता, वो ओपन एंडेड एनालिसिस है वहां। लेकिन यहां गोल है, उद्देश्य है आपके सामने, तो ये मीन्स एंड एनालिसिस है
कि आप साधन के माध्यम से पार्ट्स में तोड़ के एक एंड गोल तक पहुंचना चाह रहे हो। समझ रहे हो अंतर? तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड नहीं होगा, जो आपने गड़बड़ की है इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फटाफट से देखो। While there exists a possibility of intra-group individual differences, आया हुआ सवाल है कि यद्यपि समूह के भीतर व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना होती है, यानी समूह मतलब एक तरह के ग्रुप में भी इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी जैसे फैमिली के भी लोग हैं तो कुछ सिमिलर चीजें होंगी, कुछ अंतर पाए जाएंगे। ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो कुछ या कई सारे लक्षण सेम होंगे, कुछ विभिन्नताएं वहां भी पाई जा सकती हैं। या एडीएचडी या सारे डिसलेक्सिक बच्चे सब कुछ सेम बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वहां भी होंगे ना, बेशक एक समस्या है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इंट्रा ग्रुप में भी, इंट्रा का मतलब सेम ग्रुप। येट मोस्ट स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म, यानी यद्यपि समूह के भीतर व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना होती है, फिर भी ऑटिज्म से ग्रस्त अधिकांश विद्यार्थी, कहा है कि वैसे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो सब सारे के सारे सेम तो है नहीं, रोबोट्स हो जाएंगे, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाएगा, लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज होती है। येट मोस्ट स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म रिप्रेजेंट व्हाट या शो व्हाट, क्या प्रदर्शित करते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ज्यादातर सब में अधिकांश विद्यार्थियों में ये समस्या आती ही आती है, ये पूछा है। यानी कॉमन चीज क्या है, एक तो है कॉमन है रेपिटेटिव बिहेवियर का होना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होना, रूटीन के साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके आसपास अगर सराउंडिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे तो ये कॉमन बातें हैं, है ना। बस पूछने का तरीका बदला, बात वही है। परफॉर्म सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, नहीं ऐसा नहीं है कि बहुत कल्पनाशील खेलों में बहुत उत्कृष्ट भूमिका निभाते हूं। एक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल, नहीं सोशियो इमोशनली तो इनको चैलेंज फेस करना पड़ता है, इसलिए कम्युनिकेशन में भी दिक्कत है, लोगों के साथ घुलने मिलने में भी दिक्कत होगी। डिमॉन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, नहीं भाई कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है बच्चे को। ऑटिस्टिक बच्चों में अधिकांश में ये मिलेगा, जो सिमिलर चीज है वो है एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स, जो स्टेप वो फॉलो करते हैं, जिस तरह जिस रूटीन को वो फॉलो करते हैं उसी को कठोरता से फॉलो करते हैं, ये इंट्रा ग्रुप का उनका सेम लक्षण है, सारे ऑटिस्टिक बच्चों में लगभग पाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि ये क्या कहता है, देख लेते हैं। Which of the following statements regarding foundational literacy and numeracy, FLN बोलते हैं उसको, आपका NCF 2023 भी बात करता है, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाली वो भी बात करती है। अब यहाँ पे क्योंकि आजकल बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, मतलब कई बार से पिछले CDP में NEP और NCF से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है इस बार आ भी जाए, बैच में तो मैंने अलग से डलवाया भी है। तो लेकिन इसमें सिंपल ध्यान रखना है, जहां भी आप एनईपी के क्वेश्चन में पढ़ो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, आप अगर नया नहीं भी पढ़ पा रहे हो, एनईपी के क्वेश्चन में पढ़ो, फंसो, चाहे एनसीएफ के क्वेश्चन में फंसो, बच्चे को सेंटर में रखना कि बच्चा कहाँ एक्टिव है, सिंपल फंडा है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको FLN कहते हैं, कि इसमें वही तीसरी कक्षा तक आते आते यानी 9 साल की उम्र तक बच्चे में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी से मतलब है पढ़ना लिखना सीख जाए वो, और न्यूमरेसी मतलब बेसिक कैलकुलेशन सीख जाए। ये 3R होते हैं, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चा आ जा रहा है 5वीं क्लास में और पढ़ना लिखना नहीं सीख पा रहा, तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में आता है, यानी ये जो आपकी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है। अब पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है FLN के बारे में, देखते हैं। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर क्रिटिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ अर्ली रीडिंग सक्सेस, मौखिक भाषा का विकास और ध्वन्यात्मक जागरूकता जो है वो पढ़ने के लिए जरूरी होती है, ऐसा कहा गया है, पता नहीं। अर्ली मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप्स बेस्ट व्हेन कॉन्क्रीट मैनिपुलेटिव, हाँ बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा है तो कॉन्क्रीट मटेरियल दो, आप उसको मैथ्स के लिए क्यूब दे दो, अगर क्यूब पढ़ा रहे हो या वॉट एवर बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहे हो, तो 2 एप्पल दिखा दिए कि 2 एप्पल थे या 5 एप्पल थे, 2 किसी को दे दिए, कितने बचे, 3 बचे, तो कॉन्क्रीट मटीरियल जिसको छू सके वो देख सके। प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज हिंडर करती है, नहीं नहीं नहीं, हिंडर क्यों करेंगी, प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी तो अच्छी होंगी। यूटिलाइजिंग अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज ड्यूरिंग इनिशियल इंस्ट्रक्शन एक्ट्स एज अ कॉग्निटिव ब्रिज टू सेकंड लैंग्वेज, मदर टंग का प्रयोग करो, उससे क्या होगा, बच्चा दूसरी भाषा आसानी से सीख पाएगा, ये बात तो सही है। और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है वो हेल्पफुल बनेगी। देखो एक बार, देखो C तो हट जाएगा जहां भी है, C है लास्ट के दोनों ऑप्शंस में, है ना। C तो क्योंकि प्ले बेस्ड एक्टिविटी, खेल आधारित जो चीजें गतिविधियां हैं वो प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करेंगी, ये तो हेल्पफुल बनेंगी, ये तो हेल्पफुल बनेंगी। फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं 55% लोग, चलिए समझते हैं। तो ये सेकंड, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब या तो A एंड B है या A B और D है, नहीं D को तो हटा ही नहीं सकते,
तो ए बी डी जहां दिख रहा है, सिंपल बात हो गई। ए क्या था वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच गए। बेशक हम अगर ए में, मैं ये जान के भी करती हूं कि ए में अगर आप कंफ्यूज हो, मान लो आपको नहीं पता, तब भी आप वहां तक पहुंच गए जवाब तक, क्योंकि 2 आपने पहले एलिमिनेट कर लिया और 2 में आप कंफर्म है। समझ रहे हो? तो यहां पे अब ए पढ़ लेते हैं। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर क्रिटिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ अर्ली रीडिंग सक्सेस। ऑफ कोर्स मौखिक भाषा का विकास और ध्वन्यात्मक जागरूकता, कि आप ध्वनि को समझ करके अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, है ना, कि एट कहा है या ईट कहा है, अगर वो ध्वनि में डिफरेंस नहीं हो पाएगा तो आपकी जो लैंग्वेज की एबिलिटी है वो थोड़ी पीछे चलेगी। तो अगर जिस बच्चे में फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बहुत अच्छी है और ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा यानी बोल भी पाता है अच्छे से, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं, रीडिंग बेहतर कर पाएगा वो। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव बात तो है नहीं। तो ए बी और डी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो हम पहुंच गए थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following statements aptly describes the purpose of diagnostic assessment? यानी उचित रूप से डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसको हम निदानात्मक या नैदानिक आकलन कहते हैं, यानी डायग्नोज जहां भी लिखा हो शब्द वहां समझ जाना गैप की बात हो रही है, कि बच्चे को समस्या कहां आएगी, डिफिकल्टी या गैप्स फुलफिल करने की बात होगी। कैप्स नहीं, गैप्स, GAP गैप। बच्चे को डिफिकल्टी कहां आ रही है और उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए पहले जानने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगा। डायग्नोस करोगे, जैसे आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स में आपका ब्लड टेस्ट डायग्नोस होता है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है कि क्या है, ऐसे ही आप बच्चे को डायग्नोस्टिक टेस्ट देते हो जिससे पता लगेगा समस्या क्या है। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रेमेडियल टीचिंग होगी, रेमेडी दी जाएगी, डॉक्टर फिर दवाई देगा कि भैया ये वाली बीमारी है, सर के दर्द में पेट दर्द की दवाई नहीं खानी है क्योंकि सर का दर्द डायग्नोस हुआ है। क्योंकि आपसे डायग्नोस कैसे किया, डॉक्टर ने लक्षण पूछे होंगे, है ना, डायग्नोस मतलब पता लगाना, उसके बाद रेमेडी दी जाएगी यानी दवाई दी जाएगी। तो अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में कौन सी बात सही है, टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स मे नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन, जहां उनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना, यानी गैप या डिफिकल्टी जहां बच्चे को महसूस हो रही है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना। बात तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, हमें कोई समस्या है कि उन क्षेत्रों की पहचान करना वो नैदानिक कहलाएगा जहां बच्चे को एक्स्ट्रा अतिरिक्त सहायता की, एक्स्ट्रा क्लासेस की या एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। 60% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर्स। पीयर असेसमेंट कहलाएगा ये तो, कि दूसरों के काम को या बाकी बच्चों के काम को असेस करना, आकलन करना। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिजाइन अ करियर गाइडेंस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिजाइन, ये तो करियर काउंसलिंग जैसी बात हो गई। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड्स, तो इसके लिए बहुत सारे असेसमेंट हैं, जो लगभग सारे ही असेसमेंट टीचर को उसके बारे में फीडबैक दे देते हैं। इसके लिए डायग्नोस्टिक की ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्नोस्टिक के ही बारे में है, डायग्नोस्टिक भी ये करेगा, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है, इसलिए फोर्थ के साथ नहीं गए। फोर्थ पूरी तरह से गलत नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे। इसमें ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, 65% लोगों ने फर्स्ट जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा पानी पीऊंगी, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे। %70 लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी इज करेक्ट। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उस थियरी के बारे में कौन सी बात सही है, ये पूछा है। यानी कोई 3 बातें होंगी जो गलत होंगी। जब इस तरह का सवाल पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ही सही होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछेगा, नॉट पूछेगा, तो फिर उस स्थिति में 3 बातें सही होंगी, एक गलत होगी। सिंपल बात है भाई। करेक्ट क्या है ये पूछा, इसका मतलब 3 चीजें इनकरेक्ट बतानी पड़ेंगी। चलिए समझते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मॉरल रीजनिंग। अगर संस्कृति और जेंडर का ध्यान रखा होता तो ये इसका क्रिटिसिज्म नहीं होता। ये तो इस थियरी की आलोचना है कि ना तो जेंडर के बारे में ध्यान रखा है, ये जेंडर बायस थियरी है। फीमेल्स को या महिलाओं की या गर्ल्स की जो मॉरलिटी है उसका ध्यान रखा ही नहीं गया, सारे सैंपल मेल थे। कल्चर का ध्यान नहीं रखा गया। हो सकता है इंडिया में लोग मॉरलिटी को अलग तरह से देखते हो, किसी चीज को सही मानते हो, किसी को गलत मानते हो, है ना। यहाँ माँ बाप से अलग होना बहुत अच्छी बात नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में 18 साल में लोग अलग हो जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये सही और गलत, जो मॉरली सही और गलत है, ये कल्चर के हिसाब से बदलता है। इस बात को ये थियरी कंसिडर ही नहीं करती। उन्होंने तो 6 स्टेजेस दे दी दुनिया में सभी कल्चर के लिए।
उनकी तो यूनिवर्सल स्टेजेस हैं। तो संस्कृति और जेंडर का ध्यान नहीं रखती है थियरी, इसलिए तो ये इसका क्रिटिसिज्म में आलोचना है। ये कह रहे हैं ये सही है इसके बारे में, नहीं ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, इसके बारे में कोहलबर्ग की थियरी के बारे में गलत बात है। इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेजेस फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नहीं भाई, एग्जैक्ट स्टेजेस देती है, ये किसने कह दिया कि डज नॉट स्पेसिफाई? पूरी 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं, तो और यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, इसमें कल्चर का प्रभाव पड़ता नहीं है, तो ये बात भी गलत हो गई। हमको चाहिए करेक्ट बात, एक ही होगी वो चारों में से। इट इज बेस्ड ऑन स्टडीज कंडक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स नहीं थे वो, चर्चा बेस्ड मेथड्स थे, डिस्कशन से आई है ये थियरी, एक्सपेरिमेंट्स नहीं है बहुत ज्यादा इसको लेकर के। इट प्रेजेंट्स मॉरल डिलेमा सिचुएशंस टू चिल्ड्रन। ये बात एकदम सही है कि दुविधाएं पेश की गई बच्चों के सामने, और उन डिलेमाओं के आधार पे डिस्कस किया गया कि उन्होंने क्या रीजनिंग दी, मॉरल रीजनिंग क्या थी, उस बेसिस पे डिसाइड किया गया किस लेवल में बच्चा फॉल करता है, किस लेवल पे है बच्चा। ठीक, तो यही बात सही है, बाकी तीनों बातें गलत हैं। 47% लोग सही जवाब दे रहे हैं। हल्का सा क्वेश्चन को ट्वीक किया, घुमाया है और आप लोग फंस गए। सिर्फ 47% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये 6 स्टेजेस हैं, दुनिया भर में काम आती हैं, इन पे चर्चा अलग से कभी और कर लेंगे किसी और सेशन में। क्वेश्चन नंबर 20th, ये क्या कहता है? द नेचर, क्योंकि हम कर चुके हैं इससे पहले पहले इस सेशन में, ये जो एक्सपर्ट सीरीज में अगर आप देखोगे तो किसी न किसी सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया होगा प्रॉपर इसकी 6 स्टेजेस को। कम से कम 2 मैराथन करा दो। अरे यार समझो बात को, 2 मैराथन तो अभी पॉसिबल नहीं है, मेरी तो कोशिश थी 3 कराने की, हिंदी इंग्लिश का भी और सीडीपी का भी, क्योंकि बहुत टाइम से हुआ नहीं है मैराथन सेशन, पिछली बार भी नहीं हो पाया था, और बट बन नहीं रही सिचुएशन, मेरा माइग्रेन उतना अलाउ नहीं कर रहा, और अभी भी एक मैराथन के लिए भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ये मान लो कि मैं पूरी कोशिश करके दवाई ववाई खा के जैसे भी हो पाएगा, क्योंकि लॉन्ग आवर्स स्क्रीन पे बिताना थोड़ा सा मुश्किल है, और फिर ये लाइट्स के सामने इतना बोल पाना, माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। बहुत हद तक बेहतर है अभी सिचुएशन, और क्लासेस भी सारी स्क्रीन पे ही होती है, मतलब काम ऐसा है कि जिससे दिक्कत है उसी चीज को करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, तो लेकिन एक सेशन तो लूंगी मैं। और हिंदी इंग्लिश के लिए ये काम कर लेंगे, 50-50 क्वेश्चन कर लेंगे, हिंदी पेडागोजी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश पेडागोजी के 50 क्वेश्चन, तो वो मैराथन बराबर ही हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। इतने प्रीवियस जो हिंदी और इंग्लिश के मैराथन सेशंस हैं वो देख लोगे, वो आज भी उतने ही कारगर हैं, 3-3, 4-4 घंटे के सेशंस हैं। चलिए देखो फटाफट बताओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 20th, आसान सा सवाल है, ये तो पूछा भी हुआ है एक बार, देखो एक बार, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है इस सवाल को। द नेचर ऑफ असेसमेंट, प्रकृति कैसी होनी चाहिए आकलन की? डायनेमिक होनी चाहिए, यानी साल के दौरान अलग अलग तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी पढ़ते पढ़ते आप बीच में पोल भी दे रहे हैं, जिससे मुझे पता लग जा रहा है आपका आकलन हो जा रहा है किस ऑप्शन में आप ज्यादा अटक रहे हैं, है ना। डायनेमिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज हो रहा है समय के साथ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है, डायनेमिक होना चाहिए भाई, तो डायनेमिक तो होना ही चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के गुण हैं, आपसे आकलन के गुण पूछ रहा है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के तो अंदर आता है स्टैंडर्डाइज्ड, टीचर मेड टेस्ट भी तो होते हैं, तो ऐसा थोड़ी सिर्फ मानकीकृत परीक्षण की बात हो रही है। डायनेमिक और स्टैंडर्डाइज नहीं भाई, फ्लेक्सिबिलिटी, कई बार स्टैंडर्डाइज टेस्ट हर जगह काम नहीं आते हैं, अगर बच्चे के बारे में आपको जानना है, उसकी गैप्स को फुलफिल करना है, तो फिर आपको टीचर मेड टेस्ट बनाना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होते कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही हो रहे हो। ऑब्जेक्टिव नहीं, डायनेमिक बेहतर है, ऑथेंटिक बेहतर है, तो बाकी ऑप्शन उतना बढ़िया नहीं बन पा रहे हैं। प्रामाणिक क्या है? रियल लाइफ बेस्ड या एक्सपीरियंस या मीनिंगफुल होने चाहिए, जिनका कोई मीनिंग हो, और मीनिंग किसका होगा? जो रियल लाइफ या बच्चे की लाइफ से कनेक्टेड होगा। तो डायनेमिक और ऑथेंटिक होना चाहिए जो आकलन है। ये अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, क्वेश्चन नंबर 21 देखना, असर्शन और रीजन अगेन। प्रेजिंग फीमेल स्टूडेंट्स primarily for neatness and physical presentation while praising male students for logical risk taking reinforces latent gender disparities in academic self efficiency, self efficacy। सेल्फ एफिकेसी होती है आपका ट्रस्ट अपनी क्षमताओं में कि आई कैन डू दिस और नॉट, ठीक। तो छात्राओं की मुख्यतः स्वच्छता एवं प्रस्तुतिकरण के लिए, लड़कियों को तो प्रेस कर रहे हो आपकी कितनी सुंदर राइटिंग है, कितना कलरफुल काम किया है, नीटनेस कितनी है, और लड़कों को आप रिस्क टेकिंग पे, तो जेंडर बायसनेस को बढ़ा रहे हो आप, है ना। तो इससे क्या होगा? रीइंफोर्सेस लेटेंट जेंडर डिस्पैरिटीज इन एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी। इससे लड़कियों को तो लगेगा हाँ मेरी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और लड़के को लगेगा मुझे रिस्क टेकिंग या भारी सामान उठाना हो तो मुझे बढ़ावा मिलेगा। तो ये बात तो होगी कि इससे जेंडर डिस्पैरिटी या जो जेंडर डिफरेंसेस है उनको और बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं बायसनेस को बढ़ावा मिलेगा। बात तो सही है। रीजन क्या है इसका? देख लेते हैं।
रीजन है लर्नर्स ग्रेजुअली कंस्ट्रक्ट जेंडर रिलेटेड बिलीफ्स बाय ऑब्जर्विंग रेकरिंग क्लासरूम इंटरेक्शंस, पीयर बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस एंड वाइडर सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली बार बार अंतःक्रियाओं, साथियों के साथ व्यवहार, संस्थागत प्रथाओं तथा व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों के आधार पर धीरे धीरे जेंडर संबंधी, यानी जेंडर का कॉन्सेप्ट निर्मित ही होता है। क्लास में क्या एक्टिविटीज हो रही है, कैसे किसको ट्रीट किया जा रहा है, किस चीज पे किसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, लड़कियों को चुप रहने पर रिवॉर्ड दे रहे हैं या प्यार से बात करने पे दे रहे हैं, लड़कों को रिस्क टेकिंग पे दे रहे हैं, तो फिर वो वैसे ही शेप होता जाएगा व्यवहार, है ना। कि लड़कियों को कहा जाएगा तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देना है, तो धीरे धीरे व्यवहार आप शेप करा दे रहे हैं, इससे जेंडर डिस्पैरिटी आएगी। बात तो सही कही गई है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कितने लोग कह रहे हैं? 82% लोग। चलिए बहुत बढ़िया। जेंडर पे 2 सवाल कई बार आ जाते हैं, तो इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये अच्छा सवाल है, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, मतलब इजी भी है बट फिर भी इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे। स्टूडेंट एक्स है, या राम मान लेते हैं, बच्चा है राम, जिसका आईक्यू है 120 से ज्यादा, शोज नो इंटरेस्ट इन रूटीन टास्क, जो डेली टास्क होते हैं, प्रेयर हो सकती है या रोज कॉपी में काम करके ले जाना है, जो भी रूटीन टास्क होते हैं उसमें उसका इंटरेस्ट ज्यादा बनता नहीं है। चलो ठीक है, हो सकता है रेपिटेटिव हो, रूटीन टास्क हैं तो। ही लूजेस इंटरेस्ट व्हेन टास्क्स आर ईदर टू सिंपल, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जब या तो चीज बहुत आसान हो या बिल्कुल अमूर्त हो, यानी बिल्कुल जो समझ में ही ना आए, एकदम समझ के परे हो, या फिर बहुत आसान हो, यानी उसको थोड़ा सा चैलेंज बना रहे तब मजा आता है। 120 प्लस आईक्यू है, ठीक है। वे ऐसा होता है कि हाई आईक्यू वाले बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं अगर एक्टिविटी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए, और अगर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी तो भी बच्चा ट्राई नहीं करेगा। तो चैलेंजिंग चाहिए, एक लेवल का चैलेंज चाहिए, लेकिन इस बात का यहां क्या ताल्लुक है? नहीं, ये तो हमें बस पता होना चाहिए हाई आईक्यू के बारे में कि ये संभव है कि रूटीन टास्क में दिक्कत आए, बोर हो जाए बच्चा। फिर अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये इस पे आ जाते हैं। विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली लिंक्स आईक्यू विद इंटरेस्ट, कौन सा कथन आईक्यू और रुचि के संबंध में सही है या सही से व्यक्त करता है आईक्यू और रुचि के बारे में, यानी इंटरेस्ट और आईक्यू का कोई लेना देना है भी कि नहीं? बताओ, कोई लेना देना नहीं है इंटरेस्ट और आईक्यू का। मतलब इंटरेस्ट और आईक्यू का, क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी ऑफकोर्स जिसका आईक्यू ज्यादा है, या जो गिफ्टेड बच्चा है उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी, जानने की इच्छा चीजों को, मेमोरी शार्प होगी, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट, हो सकता है किसी को बैडमिंटन में इंटरेस्ट हो, दूसरे को क्रिकेट में हो। एक गिफ्टेड बच्चा है, सेम आईक्यू है, मान लो 2 बच्चों का, इसमें तो एनवायरमेंट का भी रोल है ना, कि अगर एक को मैथ्स में इंटरेस्ट हो, दूसरे को हो सकता है साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो। तो रुचि की बात हो रही है यहाँ पे, तो रुचि एनवायरमेंट में जो जो मिलेगा उसके हिसाब से भी हो सकती है। हाई आईक्यू, तो आईक्यू और इंटरेस्ट का ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है कि क्या रुचि होगी, ये आईक्यू थोड़ी डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो हाई लेवल का हो सकता है, ये संभावना है। हाई आईक्यू रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि हाई आईक्यू को बाहरी बहुत पुरस्कार चाहिए। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं है आप हाई आईक्यू के केस में कि, या इंटरेस्ट एक्चुअल में इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति को और हाई आईक्यू नहीं भी है, तब भी जरूरी नहीं आपको बाहरी पुरस्कार की बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो ये बात तो सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आईक्यू इज अ फिक्स्ड जेनेटिक ट्रेट एंड इज अनअफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो ये नहीं कह सकते आईक्यू इज बीइंग इंपैक्टेड बाय एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है आईक्यू पे, लेकिन ये नहीं है कि 80 आईक्यू है तो 160 बन जाएगा एनवायरमेंट से, तो प्रभाव पड़ता है कुछ पॉइंट्स का। आईक्यू पहले मानते थे कि एनवायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आईक्यू पे, बट अभी लेटेस्ट रिसर्चर्स ये मानती हैं कि आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, किस सामाजिक आर्थिक स्थिति से आप आ रहे हैं, और लेकिन उल्टा नहीं हो जाएगा, ये 60 का 160, 80 का 160 नहीं हो जाएगा, डबल वाली स्थिति नहीं होगी ऑफकोर्स। थर्ड पॉइंट क्या है, एन आईक्यू ऑफ 120 एंड द कोरिलेशन बिटवीन आईक्यू एंड इंट्रिंसिक इंटरेस्ट इज नियरली 0। ये बात थोड़ा सेंस बना रही है, 50% लोग सही मान भी रहे हैं इसको, कि 120 आईक्यू होने और आंतरिक रुचि यानी इंटरनल मोटिवेशन होने के बीच में लगभग 0 संबंध है। भाई किसी का हाई आईक्यू है या 120 आईक्यू और उसकी रुचि किस चीज में होगी, इन दोनों में कोई खास संबंध है नहीं। एक बच्चा जो अमेरिका में रहता है तो वहां जो चीजें हो रही होंगी उसमें रुचि हो जाएगी, एक इंडिया में रह रहा है, सेम आईक्यू है, जो चीजें यहां हो रही होंगी उसमें रुचि आ जाएगी उसकी, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड आईक्यू आर आइडेंटिकल। भाई आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप रह रहे होते अफगानिस्तान में, कैसे करते, आता ही नहीं इंटरेस्ट। ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा ऑड एग्जांपल दे दिया, बट अगर आप कहीं और रह रहे होते, मान लेते अमेरिका में भी रह रहे होते, तो भी बहुत संभावना नहीं थी कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ही कर रहे होते, कल्चर नहीं है उतना वहां, कम है। इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड आईक्यू आर आइडेंटिकल कंस्ट्रक्ट्स, ये नहीं है,
तो थर्ड ऑप्शन सही है कि कोई खास संबंध है नहीं आईक्यू और रुचि किस चीज में किसकी होगी इस बात का। क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कहता है, असर्शन पढ़िए। द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड स्पीक डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड ब्रेन, यानी आपकी समझने की क्षमता और बोल पाने की क्षमता भाषा को, ये आपके माउथ का यानी आपके मुख और मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ है इस पे डिपेंड करेगी। ये बात सही है कि गलत है कि आप क्लियरली बोल पाएंगे, यानी मान लो आपका माउथ ही ठीक से डेवलप नहीं है या जो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है वो ठीक से डेवलप नहीं है तो वो प्रभावित होंगी, 100% होंगे प्रभावित, मतलब आपकी बोलने की क्षमता प्रभावित होगी। और समझने की क्षमता, अगर ब्रेन ठीक से विकसित नहीं हुआ तो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। मस्तिष्क यानी बातें तो सही है दोनों, गलत तो नहीं है। रीजन क्या है इसका, इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। हाँ भाई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों प्रकार विकास के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बोथ ट्रू हैं तो चेक कर लो जरा एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। अब ये दोनों तो सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। अब ये अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। इमोशनल डेवलपमेंट रिलेटेड है फिजिकल ग्रोथ से, लेकिन यहां बात क्या हो रही थी, बात तो हो रही थी समझने आपके इमोशंस की, और यहां पे बात हो रही थी भाषा की, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड ब्रेन। दो बातें अनरिलेटेड नहीं लग रही हैं आपको, मतलब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जुड़े हुए होते हैं, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है, बट यहां इमोशंस की तो बात ही नहीं चल रही थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जो राहुल है वो अब अंजलि के लिए सही नहीं है, बात यहां पे कंपैटिबिलिटी का इशू है ना। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आर का एक्सप्लेनेशन, आर कह रहा है इमोशंस और फिजिकल ग्रोथ जुड़े हुए हैं। ए में बात चल रही है ब्रेन और जो फिजिकल लैंग्वेज की क्षमता है वो फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। यहां इमोशंस की बात अकेले की नहीं थी, यह सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से जुड़ा इमोशंस का नहीं था, यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात थी। लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, ना कि इमोशनल से, आपस में सब जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, भाषा का जो है वो दिमाग से डायरेक्टली संबंधित है। आप जिस दिन बहुत स्ट्रेस में होंगे देख लीजिए आपकी भाषा भी प्रभावित होगी, तो इसलिए ये रिलेटेड नहीं है, दो अलग बातें चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ एक्टिविटी या ड्यूरिंग एन एक्टिविटी कबीर गेट्स स्टक। एक एक्टिविटी के दौरान कबीर एक बच्चा है जो फंस जाता है या अटक जाता है किसी पॉइंट पे। हिज पियर सारा, यानी उसकी दोस्त है या सहपाठी है, उसकी हम उम्र है सारा, डज नॉट सॉल्व द कोड फॉर हिम। अब ये उसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, जो सारा उसकी दोस्त है वो मान लो मैथ्स के किसी सवाल पे अटक गया, बट इंस्टेड आस्क्स व्हाट आउटकम डिड यू एक्सपेक्ट व्हेन यू सेट द लूप काउंट टू 3 इन द प्रीवियस स्टेप। कि जब पहले स्टेप में आपने जो पहला स्टेप सॉल्व किया था तो क्या सोच के सॉल्व किया था, मतलब बच्चे की थिंकिंग जगा रही है, हिंट देने की कोशिश कर रही है उसको। दिस प्रॉम्प्ट हेल्प्स, अपने दोस्त को, दिस प्रॉम्प्ट हेल्प्स कबीर आइडेंटिफाई हिज ओन एरर। उससे क्या गलती हुई है पिछले स्टेप में ये पहचान पा रहा है कबीर, क्योंकि सारा ने उसको हिंट दिया है या क्लू दिया है कि सोचो पहला स्टेप सॉल्व करते समय उसको डायरेक्ट बताया नहीं कहां गलती है। स्कैफोल्ड कर रही है सारा, क्या कर रही है, स्कैफोल्ड कर रही है। सारा एक्शन क्या, सारा का एक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं कि ये कबीर के दायरे में है या नहीं, दायरा पूछा होता तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता, ये एक्शन जो है ये स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। सारा पूछा होता, सारा क्या कहलाएगी यहाँ पे, तो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगी। भाई साहब आपसे या बहन जी आपसे एक्शन पूछा है, ये कार्य या ये कार्यवाही या ये जो क्रिया है इसको स्कैफोल्डिंग या मचान कहते हैं। बहुत बार डिस्कस किया, टेम्परेरी हेल्प है, तो ये जो प्रोसेस है बहुत बार बताया आपको, प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। व्यक्ति जिससे मदद मिले वो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो सारा है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। जिस दायरे में यहां ये सब चल रहा है वो ZPD है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन इंडिपेंडेंटली डू एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प ऑफ समबडी एल्स। मतलब जो यहां पे बच्चे का नाम क्या है, कबीर, जो कबीर खुद से कर सकता है और जो सारा की मदद से कर सकता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहां से वो नहीं पूछा कि किस दायरे की बात हो रही है, सारा ने जो एक्शन लिया है उसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे, टेम्परेरी हेल्प कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखना एक बार कितने लोगों ने सही, हाँ इसमें तो आपने गलती की थी खूब, चलो 50%, 51 के आसपास। बताओ इतने आसान सवाल में आधे लोग ढेर हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25, गुड नाइट मैम, गुड नाइट भाई, सो जाओ। देखिए एक बार अगर हम देखें यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन, सामाजिकरण पे एक सवाल आता ही है। सोशलाइजेशन क्या, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखने की प्रक्रिया सोशलाइजेशन या सामाजिकरण कहलाती है। प्रोसेस थ्रू विच यू बिकम द एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है।
अब देख लेते हैं, सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखिए सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जटिल होती है, कभी भी सिंपल नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। चाहे वो प्रेम की हो, सामाजिकरण की हो, विकास की प्रक्रिया हो, लर्निंग की प्रक्रिया हो, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, और प्रोसेसेस कभी रुकती नहीं है, ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट भी जीवन पर्यंत चलता है, लर्निंग भी जीवन पर्यंत चलती है, सोशलाइजेशन भी जीवन पर्यंत चलता है। प्रोसेसेस रुकती नहीं है, प्रोसेसेस ऑनगोइंग होती हैं। तो ये सिर्फ चाइल्डहुड में होगा ये कहना गलत है ना, कि केवल बाल्यावस्था में होगा। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, समाज बदलता रहता है, समाज के लोग बदलते रहते हैं, नियम कायदे कानून तौर तरीके, पहनने से लेके, खाने से लेके, बात करने के तरीके बदलते रहते हैं। ठीक, सोशल इवन जो लीगल और इलीगल चीजें हैं वो भी बदलती रहती हैं समाज में, क्योंकि समाज बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, अडेप्ट कर रहे हैं हम समय के साथ। तो ऐसा नहीं सिर्फ चाइल्डहुड में होता है। सोशलाइजेशन इज कल्चर, जैसे आप मूवीज देख रहे थे, आज से 20 साल पहले बन रही थी, आज अलग तरह की बन रही होंगी, क्यों? क्योंकि समाज बदलता रहता है। ठीक, तो सोशलाइजेशन इज कल्चर इंडिपेंडेंट नहीं भाई, कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, जिस संस्कृति में आप होंगे उस तरह से आपका सामाजिकरण होगा, है ना। कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल नहीं हो सकती, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होगा। जो सामाजिकरण है वो समाज पे निर्भर करेगा ना, कल्चर पे निर्भर करेगा। कल्चर न्यूट्रल या इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, नॉन डिपेंडेंट होगा, कल्चर डिपेंडेंट। हर एक भारतीय संस्कृति में अलग तरह से सामाजिकरण होगा, अलग सही और गलत की परिभाषा होगी आपकी, अलग तरह का समाज है। यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में अलग तरह का होगा। देखिए, नॉर्म्स एंड बिलीफ्स कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। नहीं भाई, नॉर्म्स एंड बिलीफ्स ही तो एक्वायर करते हैं हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। जो सामाजिक धारणाएं हैं, मानदंड हैं, यही सब तो अर्जित करते हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या समाज सही मानता है, कैसे रहते हैं, है ना, त्योहार कैसे मना रहे हो, ये सब भी ये सोशलाइजेशन कल्चर से ही सीखा है। सोशलाइजेशन कल्टिवेट्स शेयर्ड सोर्सेज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यूज। ये बात सही है कि सब मिलकर दिवाली मना रहे हैं तो सबको मजा आ रहा है। नहीं तो सोचो आज क्या डेट है, आज 20 अगस्त है, मैं दिवाली मनाने लूंगा, अकेले फोटो डालूंगा आपके लिए इंस्टाग्राम पे कि हैप्पी दिवाली, आप कहोगे दिमाग चल गया इनका, है ना। तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, ऐसे ही होता है। तो कुल मिला के बात क्या है, सोशलाइजेशन क्या कल्टीवेट करता है आपके अंदर, सामाजिकरण, साझा अर्थ, यानी मीनिंगफुल कब होगा, सब मिलकर 15 अगस्त मना रहे हैं, सब मिलकर दिवाली मना रहे हैं, तो ये मीनिंग क्रिएट करेगा एक, ये सामाजिकरण साझा अर्थों एवं मूल्यों को, वैल्यूज के सेम वैल्यूज, जब कुछ लोग या काफी सारे लोग ग्रुप में बन रहा होगा तो उसका एक मीनिंग होगा, एक वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज होंगी कि हाँ देखो ये वाला ग्रुप है, जो इंडियंस हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं तब भी दिवाली मना रहे हैं, तो एक मीनिंग क्रिएट होगा, शेयर्ड वैल्यूज होंगी, जो कॉमन वैल्यूज शेयर कर रहे होंगे कुछ लोग या काफी लोग। तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में ये चीज होती है, क्योंकि जिस समाज में आप बड़े हुए हैं आपने बचपन से देखा है कि हाँ हमारे घर में इस त्योहार पे ये ऐसा होता है, जिस सब नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये एक शेयर्ड वैल्यू क्रिएट हो गई, या कोई ईद मना रहा है तो उसके लिए वो शेयर्ड वैल्यू क्रिएट हो गई। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एन 8 year old चाइल्ड इज शोन 2 identical rows of 6 कॉइन्स, यानी 6 कॉइन है, 6 कॉइन है, 6 सिक्के हैं, 2 आइडेंटिकल रोज हैं, 1 row इज स्प्रेड वाइडर, यानी थोड़े दूर दूर सिक्के रखे हुए हैं, और द चाइल्ड स्टेट्स, यानी ये मान लो आप, तो ये रो लंबी हो जाएगी क्योंकि दूर दूर हैं ये सिक्के, है ना, तो एक वाइडर है, एक थोड़ी शॉर्ट है, पास पास में रखे हुए हैं। बोथ रोज स्टिल, बच्चे ने कहा कि बोथ रोज स्टिल हैव द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स, बच्ची ने देखा और कहा दोनों में सेम है, बेशक ये लाइन लंबी लग रही है बट दोनों में सेम है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। इसका मतलब बच्ची कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जा चुकी है 7 से 11 वर्ष में, कंजर्वेशन आ गया है। बिकॉज यू डिडेंट एड और टेक एनी अवे, कि आपने 6 ही सिक्के थे, ना आपने निकाला एक ना हटाया है, 6 के 6 ही हैं। द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट्स, बच्चा क्या प्रदर्शित करता है, कंजर्वेशन, यस, ईगोसेंट्रिज्म तो है नहीं यहाँ, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी नहीं होगी क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल में होगी, दोनों 2 से 7 में होंगे, यहाँ 7 से 11 में पहुंच गया ना, जैसे ही उसने कहा कि दोनों में बराबर हैं। सेंट्रेशन नहीं है क्योंकि डिसेंट्रेशन लगेगा कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन एंड डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन या सेंट्रेशन का क्या मतलब है, सेंट्रेशन मतलब बच्चा बाकी पहलू नहीं देख पा रहा कि लाइन लंबी तो है लेकिन पास पास रखे हुए हैं, डिसेंटर मतलब वो अलग अलग पहलुओं पे फोकस कर पा रहा है, तो डिसेंटर की एबिलिटी अच्छी होती है। कंजर्वेशन मतलब अपीयरेंस या शेप साइज के बदलने से अमाउंट सेम ही रहती है, अमाउंट चेंज नहीं होती। अगर 250 ml पानी है तो उसको चौड़े बर्तन में डालो पतले बर्तन में डालो बराबर रहेगा। 5 रुपए हैं तो 5 के सिक्का एक एक का 5 सिक्के हो या फिर 5 रुपए का एक नोट हो या सिक्का हो, बराबर है बात, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है, एन असेसमेंट अप्रोच एमिंग टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एक आकलन का तरीका जो सीखने का समर्थन करे
उसको पहचानना है आपको, यानी बच्चा जहां एक्टिव हो, सिंपल बात है। कंसीडरेशन ऑफ द मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम अलॉन्ग विद द आउटकम, परिणाम के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि पे भी ध्यान देना, हाँ बच्चा एक्टिव होगा इसमें। एग्जामिनेशंस कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें उतना एक्टिव नहीं होगा। फोकसिंग ओनली ऑन इनएक्यूरेसीज व्हाइल इग्नोरिंग द प्रोसेस, बच्चे सीखते कैसे हैं उसको छोड़ के सिर्फ कमियों पे ध्यान देना, ये भी गलत है। इवेल्युएशन एंड मार्किंग बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड क्विज, स्टैंडर्डाइज्ड क्विज बहुत अच्छे तरीके नहीं है, सबसे ज्यादा एक्टिव फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा बच्चा के परिणाम के साथ साथ प्रोसेस क्या है आकलन की, बच्चा एक्टिव है या नहीं है, क्वेश्चंस किस तरह से वो जवाब दे रहा है, कोई काम एक्टिविटी कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, तो प्रोसेस पे भी फोकस है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 92, बहुत ही बढ़िया। तो आप तो अब एक्सपर्ट हो ही चुके हैं एक्सपर्ट सीरीज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? ये कहता है स्टूडेंट रिफ्रेन्स फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास बिकॉज आई वॉन्ट माई टीचर एंड पीयर्स टू थिंक ऑफ मी एज अ वेल बिहेव्ड रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट। एक बच्चा है जो क्लास चलती क्लास के बीच में बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो चाहता कि बाकी बच्चों को, उसके सहपाठियों को, उसके दोस्तों को लगे और उसके टीचर को भी लगे कि ये एक वेल बिहेव्ड बच्चा है, तमीजदार बच्चा है, अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है ना। दिस रीजनिंग रिफ्लेक्ट्स विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग की कौन सी नैतिक विकास की किस चरण में है बच्चा? गुड बॉय, नाइस गर्ल, थर्ड स्टेज है ये। इंटरपर्सनल कंफॉर्मिटी भी कहते हैं इसको, जिनको नहीं पता 51% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल लिखा होता तो अभी कह देते आप। म्यूचुअल एक्सचेंज या म्यूचुअल एक्सचेंज तो खैर सेकंड को कहते हैं, ये इंटरपर्सनल कंफॉर्मिटी है, यानी एक दूसरे के हिसाब से अनुरूपता दिखाना। या गुड बॉय नाइस गर्ल अप्रूवल के लिए है, कंफर्म कर रहे हैं, जो बाकी सब कर रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि आपको अप्रूवल चाहिए। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो यहाँ पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा होता तो हो जाती, ये फर्स्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन तो फिर आप फोर्थ पे चले जाएंगे। यूनिवर्सल एथिकल तो फिर आपका सिक्स हो जाएगी, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर ये फिफ्थ हो जाएगी और ये सिक्स हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर लिखा होता तो फोर्थ हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है यहाँ। इसको गुड बॉय लिख दे या इंटरपर्सनल लिख दे, वो इंटरपर्सनल कंफॉर्मिटी लिख दे, बात एक ही है। Which of the following teacher strategies directly promote the development of executive functioning skills in middle school learners? बेसिकली बच्चे कहाँ एक्टिव हैं ये पूछा है आपसे। गाइडिंग स्टूडेंट्स टू ब्रेक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इनटू वीकली सब गोल्स, ये तो अच्छी बात है, पार्ट्स में तोड़ के बच्चा एक्टिव है। एनफोर्सिंग एब्सोल्यूट साइलेंस एंड पीनलाइजिंग एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, नहीं भाई बच्चे को स्वतंत्र एक्शन ही नहीं लेने दे रहे, पैसे हो जाएगा बच्चा, जहां बच्चा पैसे हो जाएगा वो तो गलत है, हमें तो सही चाहिए। Teaching explicit cognitive reflection routines like stop, think, plan and check during problem solving, हाँ ठीक है, इसमें बच्चा एक्टिव होगा। Providing ready-made solutions, ना ना ना, never, रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देने, बच्चे को सॉल्यूशंस तक पहुंचने देना, एक्सप्लोर करने का मौका देना, सीधा जवाब उसके दिमाग में नहीं भर देने हैं, ये पैसे हो जाएगा, ये पैसे हो जाएगा। तो ये भी गलत और सेकंड भी गलत। तो फर्स्ट और थर्ड ही कहीं पे अगर दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट और थर्ड है ऑप्शन में या ऑप्शन ही नहीं है थर्ड ऑप्शन। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 65% लोग। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल तो आपने उड़ा दिया, बहुत आसान सा था। चलिए लास्ट सवाल है आज के लिए, आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जेंडर डेवलपमेंट इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स। आज 3 सवाल आ गए हैं जेंडर के, जनरली 2 ही आते हैं, बट आप कर लीजिए कोई बात नहीं। देखिए फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए एक बार और जवाब दीजिए, आखिरी सवाल है आज का, फिर आप अपने घर जाएंगे और मैं अपने, मतलब हम दोनों अपने अपने घर हैं, बट ये कहते हुए अच्छा लगता है। एनीवे ऐसे वाइब आती है ऑफलाइन क्लास वाली। देखो सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जेंडर डेवलपमेंट इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स, यानी मॉडर्न टाइम्स में हम जेंडर को कैसे देखते हैं। कॉन्टेम्परेरी टाइम लिखा हो मतलब मॉडर्न टाइम की बात हो रही है, समकालीन आज के समय की बात हो रही है। समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो कॉन्टेम्परेरी टाइम में अगर आपसे चाइल्डहुड पूछे तो आपको कहना है यूनिवर्सल नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये सवाल आया हुआ है कि कॉन्टेम्परेरी टाइम में चाइल्डहुड क्या है, बाल्यावस्था समकालीन समय में, तो हम उसको सोशली कंस्ट्रक्टेड मानते हैं, समाज के द्वारा निर्मित है, सार्वभौमिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। एनीवे जेंडर को कैसे देखते हैं हम मॉडर्न टाइम्स में, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ऐसे देखते हैं, सिंपल बात, समाज के द्वारा निर्मित है, फ्लेक्सिबल है। जेंडर एग्जिस्ट एज बाइनरी कॉन्सेप्ट एंड इंडिविजुअल इज ईदर मेल और फीमेल, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बाइनरी नहीं है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, रोल भी छोड़ दीजिए आप, जेंडर में भी हो सकता है कोई व्यक्ति
बायोलॉजिकली मेल हो, उसका सेक्स मेल हो, बट वो फीमेल फील करता हो, लोग जेंडर ट्रांसप्लांट या चेंजेस तो कराते ही है ना, तो बाइनरी नहीं मानते हम आज की डेट में जेंडर को, सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल कॉन्सेप्शंस, ये बात सही लग रही है हमें, और कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 64% लोग, कि कल्चर का प्रभाव पड़ता है जेंडर पे, सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना, ठीक है। जेंडर इज प्योरली एंड सोलली डिटरमिन्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एनाटॉमी एट बर्थ, वो सेक्स कहलाएगा, बायोलॉजिकली जो डिटरमिन होगा। जेंडर समाज के द्वारा निर्मित है, जीएस जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और सेक्स बायोलॉजिकली, एस बी या बी एस बोल देना आप, ठीक है। जीएस और बीएस याद रख लो, जीएस मतलब जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड, और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड। हिंदी में कई बार लिंग ही लिखा होता है, बट इंग्लिश में पढ़ लेना, जेंडर लिखा है या सेक्स, जेंडर लिखा है तो सोशल, सोशल कंस्ट्रक्ट समाज के द्वारा निर्मित संरचना, और सेक्स लिखा है तो बायोलॉजिकल यानी जैविक संरचना है। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन, नहीं भाई, सामाजिकरण से ही इन्फ्लुएंस्ड है, सोशल कंस्ट्रक्ट है भाई साहब, गलत हो गई बात। तो सेकंड ऑप्शन ही एकमात्र सही बात कहता है कि जेंडर या जेंडर की जो पहचान है, लैंगिक पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 66% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक किए वो आप कमेंट करके बताएंगे इस सेशन के बाद। इस सेशन का पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, आंसर्स मार्क्ड मिल जाएंगे। ये बैचेस हैं करियर ऐप पर, पेडागोजी स्पेशल, सीटेट, सुपरटेट, DEET+B, ये सब बैचेस में एडमिशन ओपन है, जिसमें आपको लगे कि आपको पढ़ने की जरूरत है कंप्लीट बैच में विद नोट्स एंड मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स, तो आप एनरोल कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे अगर नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड। इसके अलावा आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने ठीक किए, और आपके 2-4 सवाल मैं ले लेती हूँ, क्या आप पूछ रहे हैं वो भी आप बता दीजिए मुझे। और इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं, है ना। लाइए लैपटॉप दे दीजिए और आप चले जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं आप। मैम यू आर वेरी क्यूट, अच्छा थैंक यू खुशी, आप भी बहुत क्यूट हैं, मुझे हाँ नाम से पता लग जा रहा है, मजाक कर रही हूँ, कभी दिल पे ले लो, मतलब क्यूट तो आप सभी ही हैं। लास्ट टाइम 74 था, इस बार पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा यार। मैम वाई आर द क्वेश्चंस आर नॉट गेटिंग सॉल्व्ड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, देखो एक तो क्वेश्चंस ना थोड़े अच्छे लेवल के करते हैं हम, और दूसरा ये है कि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं है, एटलीस्ट पिछले 2 साल के 3 साल के सवाल आपने लगाए हुए हों, क्योंकि लैंग्वेज पूछने का जो तरीका है ना क्वेश्चन का, वो अगर आप पढ़ के ही नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन को, इसीलिए तो यहाँ इतना जो ये गले का इतनी एक्सरसाइज हो रही है, बोलते बोलते थक जा रही हूँ, वो क्यों है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझने की अप्रोच डेवलप कर लें, इसलिए तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो धीरे धीरे होने लगेंगे, अभी इसका मतलब आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है, या कम प्रैक्टिस की है, या सिर्फ आसान सवाल किए हैं। कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं इस तरह के, तो थोड़ा जरूर 15 दिन की स्ट्रेटेजी, यार मैं कोशिश करती हूँ कि कल बना दूं, है ना। चलिए, वैसे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल नोट्स पढ़ लेने जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं, और 2-3 साल के पुराने पेपर सॉल्व कर लो। ये आपको लगेगा सिंपल सी बात, बट ये सिंपल सी बात नहीं है, इतना कर लोगे पेपर बचेगा नहीं सीटेट का, क्रैक हो जाएगा, है ना, लिटरली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आपने नोट्स पढ़ लिए तो बेसिक आपका वहां से क्लियर, फिर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, इतना ही सिंपल है, बस थोड़ा लास्ट टाइम पे फोकस करके पढ़ लो आप। ठीक, कल मिलते हैं होपफुली, कल जो है हम मिलेंगे जहाँ तक है, कीवर्ड्स हमारे कई दिनों से पेंडिंग हैं, वो हमें करने हैं, है ना। चलिए, बहुत तेज़ी से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए, कल मिलते हैं, है ना। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय।